उतार चढ़ाव के बीच बाजारों में कारोबार और हफ्ते की बेहद सधी हुई सावधानी के साथ शुरुआत करते हुए भारतीय बाजार और बहुत ही सीमित दायरे में होता हुआ ट्रेड। आपको लगेगा कि तेजी हो रही है तो तुरंत कमजोर हो जाते हैं, लगता है कि बस गिरने वाले तो तुरंत बढ़ जाते हैं। बचा हुआ 1.5 घंटा रहेगा बेहद इंटरेस्टिंग। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन स्क्रीन पर हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। कुछ लेवल्स बाजार ने रिस्पेक्ट किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, बट ढेरों नतीजे भी आ रहे हैं। अभी भी आपकी स्क्रीन पर नतीजे आते दिखेंगे और इस पूरे शो में पूरा एक्शन ऐसा ही रहने वाला है। तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बात है क्या? एक बड़ी बात यही कि उतार चढ़ाव के बीच सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 20 अंक ऊपर आपको निफ्टी दिखेगा 19,750 से थोड़ा सा ऊपर, और 46,000 से थोड़ा सा ऊपर बैंक निफ्टी दिखेगा 25 अंकों के नुकसान के साथ। और 20 अंक ऊपर ऐसा कम देखने को मिलेगा। 20 अंक ऊपर सेंसेक्स और 20 अंक ऊपर निफ्टी और 20 अंक नीचे बैंक निफ्टी हो। 20 अंकों का मुंह तीनों ही इंडेक्स में आपको नजर आएगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा खरीदारी का माहौल है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थोड़ा सा बेहतर है। सरकारी बैंकों में ऑटो और फार्मा शेयरों में आज खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। इंडेक्स आधे से 1.5% तक ऊपर है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी है, जिससे कि ब्रॉडर मार्केट आपको नजर आएगा मजबूत। आधे से 0.5% की तेजी वहां दिखेगी आपको। डाउ फ्यूचर सपाट है, न वो तेजी और नहीं मंदी के संकेत दे रहे हैं। 8 दिनों से हरे निशान में, 10 दिनों से हरे निशान में बंद होने के बाद डाउ फ्यूचर अब आपको अंदाज लगाने पर मजबूर करेंगी। सोचते रहिए कि आज रात अमेरिका में क्या होगा। लेकिन इस बीच यूरोप के बाजार आपको जो संकेत दे रहे हैं वो कमजोरी के नहीं है, सुस्ती के ही माने जाए, क्योंकि 1/4% नीचे है यूरोप के बाजार, जिसे हम कमजोर नहीं कहेंगे, सुस्त कहेंगे। और डाउ फ्यूचर्स 45-50 पॉइंट ऊपर इस वक्त आपको दिखेंगे। थोड़ा उतार चढ़ाव आज इंटरेस्टिंग हुआ है अनिल जी। एक बार के लिए निफ्टी में एक डिप आया था, लग रहा था कि इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे जाएगा, बट हुआ नहीं। वहीं से रिकवर करके भी आ गया ऊपर। बैंक्स इस समय थोड़े सुस्त लग रहे हैं, निफ्टी होल्ड आउट कर रहा है। सुबह ऑपोजिट सिचुएशन थी, बैंक्स थोड़ा बेटर लग रहे थे, निफ्टी थोड़ा सुस्त दिख रहा था। रिलायंस नीचे है अभी भी, बट फिर भी उतनी खराब सिचुएशन नहीं है निफ्टी की। आज फार्मा ने भी थोड़ी कमान संभाली हुई है, कई सारे फार्मा स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं और ब्रेथ भी अच्छी दिख रही है। और ब्रॉडर मार्केट में तो अच्छा एक्शन है, तो कुछ ऐसे कंप्लेन करने वाली बात तो है नहीं अनिल जी जो बाजार में हो रहा हो। अगर कमजोर होना होता दीप तो आज का दिन अच्छा था। कमजोर जहाँ दुनिया भर के बाजारों से आपके पास सुस्ती के संकेत है। शुक्रवार को थोड़ा छोटा सा झटका भी लगा। फिर आज आपके साथ शुरुआत करने के लिए एफआईज की तरफ से थोड़ा सा हाथ खींचने के संकेत भी थे, लेकिन उसके बावजूद बाजार सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने के लिए 19,700 के नीचे गए। और इस मतलब हमने 19,675 के आसपास का 650 का स्टॉप लॉस रखा था। लो आज का 19,670 का ही है, तो वो बिल्कुल एकदम स्टॉप लॉस के लेवल के नजदीक पहुंचकर वहां से रिकवर होते दिखे नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ भी 19,800 पहला लेवल है, जिसके ऊपर से आपको तेजी गिरनी है, वो पार नहीं हुआ। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 45,900 सपोर्ट है और थोड़ा सा उसके नीचे 45,858 का लो बना है, यानी कि वो स्टॉप लॉस ट्रिगर करने वाला ही मामला है। ऊपर की तरफ 46,200 के ऊपर जाकर तेजी बननी है, 46,190 का लेवल है। सो इंडेक्स फंसा हुआ है। आप तेजी सोचेंगे तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, आप मंदी सोचेंगे तो वहां से खरीदारी आ जाएगी। तो बिल्कुल ही छोटे दायरे में बिल्कुल आप क्लियर कट मूड बना पाए वैसा मार्केट है नहीं। लेकिन हाँ, सेक्टर स्पेसिफिक जरूर है, स्टॉक स्पेसिफिक जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं। फॉर एग्जांपल सीमेंट शेयरों में आज बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। अल्ट्राटेक के बाद अब एसीसी, अंबुजा, बाकी सीमेंट शेयर थोड़े से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। अलग अलग सेक्टर में आपको एक्शन दिखेगा। सरकारी बैंकों में थोड़ा सा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। फार्मा शेयर आज थोड़ी बहुत खरीदारी दिखा रहे हैं। सो आई थिंक सेक्टोरल रोटेशन है, लेकिन बाजार के दिग्गजों का सपोर्ट कम है। इस वजह से निफ्टी में आपको वो धुआंधार तेजी देखनी है तो वो शायद नजर ना आए। रिलायंस 1.5% नीचे होकर दबा के बैठा है। मेटल दबा के बैठे हैं निफ्टी को, लेकिन उसके सामने कोटक बैंक ये नीचे है। मजबूती के लिहाज से आप देखेंगे तो फार्मा आज मजबूत है, ऑटो आज मजबूत है, तो वहां से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट आ रहा है। सो आई थिंक मिला जुला सा कारोबार है। मोर ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन बाजार में इस वक्त चल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप तो अपनी बढ़िया चाल में चल रहे हैं सर, वहां पर भी अच्छा एक्शन है। तो चलिए ठीक है, एक्शन कोई ऐसा परेशानी वाली बात है नहीं। अच्छा, नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। आज सुबह थोड़े बैंक नंबर्स एनालाइज किए थे खुलने के बाद। कैनरा बैंक सर, मतलब प्राइवेट हो या पीएसयू, इसके तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स है। दोनों ही कंपैरिजन कर ले, प्राइवेट देख लें, पीएसयू देख लें, सब में बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं। कैनरा बैंक का हाल कुछ मुझे कोटक जैसा दिखता है। अच्छा, हाँ, कोटक के भी नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ऑपरेशनली और इंटरनली अगर आप देखें तो उतने मजबूत है नहीं। मेरे ख्याल से कैनरा बैंक के रिजल्ट्स ऑन द फेस ऑफ इट आप देखेंगे तो बहुत ही स्टैंड अलोन मुनाफा 3500 करोड़ आता हुआ दिखा। हर एक लिहाज से आपको नंबर्स ठीक नजर आएंगे। लेकिन एक नंबर है जो मुझे लगता है कि जिस पर आज काफी एफआईज ब्रोकरेजेस फोकस करेंगे,
देखेंगे वो स्लिपेजेस का नंबर है Yes, जी। sir. और वो स्लिपेजेस का नंबर बड़ा खराब है खराब एक्चुअली। है। आई डोंट नो, मतलब कैनरा बैंक में क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लिपेजेस 12% बढ़कर आए, 2700 करोड़ से 3200 करोड़ स्लिपेजेस पहुंचे, वो भी स्टेबल एनवायरनमेंट में। अभी कोई ऐसा माहौल नहीं है जिसमें कि आपके स्लिपेजेस बढ़े, राइट। ये तो बहुत मजबूत माहौल है। सो आई डाउट कि ये नंबर्स स्ट्रीट को बहुत पसंद आएंगे। अभी तक शायद आगे इम्पैक्ट आ सकता है। 100% आ सकता है, क्योंकि क्या होता है कई बार आप रिजल्ट्स को ऑन द फेस ऑफ इट देखते हो। देखो ऑन द फेस ऑफ इट तो आपको कहीं भी क्वार्टर भी खराब नहीं दिखा था, राइट। लेकिन इंटरनल सब जब आप जाकर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा डबल डिजिट आपके स्लिपेजेस बढ़ना, 12% बढ़ना तिमाही दर तिमाही, मुझे लगता है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। एक बार कैनरा बैंक के मैनेजमेंट को सुनकर समझना पड़ेगा कि ये एक ही क्वार्टर की समस्या है या थोड़ी आगे रह सकती है, क्योंकि स्लिपेजेस बढ़ाने वाला कैनरा बैंक पहला सरकारी बैंक है। तो मैं अति उत्साहित नहीं हूं नंबर को देखकर, मैं अति उत्साहित नहीं। मैं कल एक बार मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना चाहता हूं, और दूसरा ये कि मैं ये देखना चाहता हूं कल एफआईज ब्रोकरेजेस इस नंबर को कैसे देखती है। तो ये जो स्लिपेजेस है थोड़ा मुझे चिंता वाली बात लगती है, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और सरकारी बैंकों में आप एग्जैक्टली सारे बैंक्स के रिजल्ट को एक ही साथ जैसे नहीं देख सकते। प्राइवेट बैंक्स में काफी हद तक आप एक अंदाजा लगा सकते हैं एक से दूसरे बैंक का, लेकिन सरकारी बैंकों में एक से दूसरे बैंक का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। सो आई थिंक थोड़ा सा केनरा बैंक के केस में अभी कॉशियस रहना चाहिए, डिटेल में नंबर्स देखकर मैनेजमेंट को सुनना चाहिए, उसके बाद एक व्यू बनाए। हाँ, ऑन द फेस ऑफ इट तो नंबर अच्छे हैं और इसी वजह से स्टॉक 2-2.5% ऊपर भी है, अदरवाइज तो ऊपर क्यों होता। हाँ ठीक है, चलिए। और दूसरी बात ये भी कि केनरा बैंक थोड़ा सा पोजीशंस भी रिजल्ट के पहले लॉन्ग साइड पर बनी हुई है। आमतौर पर सरकारी बैंकों में के पहले भागे हुए शेयर हैं, तो आप ओवरनाइट पोजीशन रखें अगर कल के लिए तो सावधानी के साथ रखें, ये जरूर ध्यान रखें, बट अदरवाइज ठीक है। चलिए कुछ और डिटेल्स का करेंगे इंतजार, बट अदरवाइज नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे हैं, कुछ डिटेल्स और यहाँ पर क्लोजली वॉच करनी पड़ेंगी। आइए कुछ और नंबर्स आ गए, उनके बारे में बात करते हैं। कुछ और नंबर्स आने वाले हैं, ट्रिगर्स भी हैं, वो भी जानते हैं। कुशल और अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट। गुड आफ्टरनून दीपा। ट्रिगर्स में सबसे पहले तो निफ्टी से टाटा स्टील के नंबर्स आज आने बाकी हैं, साथ ही एचडीएफसी एएमसी, टीवीएस मोटर्स समेत एसआरएफ के नंबर्स पर भी आपको नजर रखनी है। फेडरल बैंक की बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसके अंतर्गत क्यूआईपी के इश्यू प्राइस पर भी ये विचार करते हुए नजर आएंगे। जहां तक कल का सवाल है, ये भी काफी अर्निंग्स हेवी डे होने वाला है, जिसमें निफ्टी से एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, एलएनटी, एसबीआई लाइफ समेत टाटा मोटर्स, इसके नंबर्स पर आपको नजर रखनी है। साथ ही एफएनओ स्पेस से डेल्टा कॉर्प, जुबिलेंट फूडवर्क्स और डिक्सन टेक के भी नंबर्स आएंगे। एलएनटी की तो बोर्ड बैठक के साथ साथ बाईबैक और स्पेशल डिविडेंड को लेकर भी विचार होगा, और अमृतांजन हेल्थ केयर, इसका बाईबैक कल बंद हो जाएगा। एक्स डिविडेंड के हिसाब से चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस ये काउंटर ट्रेड होगा। साथ ही 2 दिन की जो एफओएमसी की बैठक है वो भी कल से शुरू हो जाएगी, और जुलाई महीने का जो यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ा है वो भी आपके सामने आएगा। जहां तक बुधवार 26 जुलाई का सवाल है, निफ्टी से एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टेक महिंद्रा और साथ ही बीपीसीएल, ये अपने आंकड़े आपके सामने लेकर आएंगी। साथ ही एफएनओ स्पेस से आरईसी, श्री सीमेंट, सिंजीन, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, कोलगेट, पामोलिव और पीएनबी, ये भी नंबर्स आपके सामने आएंगे। आरईसी की तो बोर्ड बैठक के साथ साथ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए फंड जुटाने पर भी विचार करेंगी। टीटीके हेल्थ केयर, इसका डीलिस्टिंग ऑफर बंद हो जाएगा। नया आईपीओ यथार्थ हॉस्पिटल, ये खुलता हुआ दिखेगा, 28 जुलाई तक ये खुला रहेगा। साथ ही कमिंस इंडिया एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे, एंड ऑफ कोर्स फेड की जो पॉलिसी है उस पर तो हमारी सबकी नजर रहेगी। तो चलिए, ये तो रहे आपके सारे ट्रिगर्स। अरमान बताएं, पहले आज कौन से नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं? आई थिंक पीएनबी हाउसिंग के नंबर्स स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं, इस पर भी रखिए नजर। 2.5% ऊपर है स्टॉक। अगर कुणाल जी तैयार है तो कुणाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा चार्ट भी पुल अप कर लीजिए। मुनाफा 235 करोड़ से बढ़कर 347 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है, तो यहाँ पर रखिए नजर। पीएनबी हाउसिंग आपको एक्शन में आते हुए दिखेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी आई है पीएनबी हाउसिंग की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कैनफिन होम्स हमने आज सुबह देखा, ये स्टॉक एक्शन में था, नतीजे के बाद थोड़ा पीएनबी हाउसिंग भी आपको मोमेंटम में आते हुए दिख ही रहा है। आंकड़ा मुनाफा का तो इनका अच्छा दिख रहा है, 235 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 350 करोड़ का ये आंकड़ा आपको आते हुए दिख रहा है। तो 48% की तो आपने मुनाफे में बढ़त देखी ही है पीएनबी हाउसिंग के लिए। इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी आती है वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा रहने वाला है पीएनबी हाउसिंग की तरफ से। चलिए इंतजार करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम के आंकड़े का आने का। तब तक आई थिंक बंसल जी हमारे साथ हैं इस समय तैयार। बंसल जी, एक बार जरा चार्ट देख लें सर। पीएनबी हाउसिंग 3.25% ऊपर है इस समय। दिपांशु, बेहतरीन इसका टेक्निकल चार्ट है, और इसको मैं और कुणाल जी कंटिन्यूसली रिकमेंड करते आ रहे हैं 10 की कमाई के अंदर। तो जिसके पास है दीपांशु, बने रहने की राय है, गिरावट पे खरीदना है और नजर रखनी है। दीपांशु 666 चल रहा है,
700 के टारगेट्स हैं और 700 के ऊपर निकलेगा तब एक नई तेजी का दावेदार बनेगा। तो करेक्शन में कभी भी स्टॉक अगर नीचे में 619 620 के अराउंड मिलता है तो उन स्तरों पे खरीदारी की राय होगी। कुल आय करीब 21% बढ़कर आई है। एनपीएस में सुधार आपने देखा है, नेट एनपीएस 2.76% से घटकर 2.58% पर आए हैं। ग्रॉस एनपीए लेवल में भी आपने सुधार आते हुए देखा। तो एसेट क्वालिटी में सुधार है, मुनाफे में बढ़िया बढ़त है, ओवरऑल आय में भी आपको अच्छी बढ़त है। तो ऑन द फेस ऑफ इट फर्स्ट कट तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, बट इनकी डिटेल्स और निकालनी पड़ेंगी। किस तरह की प्रोविजनिंग हुई है, क्या कुछ स्लिपेजेस के आंकड़े हैं, क्रेडिट ग्रोथ के क्या आंकड़े आते हुए आपको दिख रहे हैं। तो पीएनबी हाउसिंग इंतजार रहेगा और डिटेल्स का, बट फर्स्ट कट नंबर्स आपको अच्छे ही दिख रहे हैं। आइए और कौन से नंबर्स आ चुके हैं पहले ये जानते हैं अरमान के साथ। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। जी गुड आफ्टरनून। कई सारे नतीजे आए हैं, जिसमें सबसे पहले कैनरा बैंक की बात करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड मुनाफा जो है वो लगभग 75% के आसपास बढ़कर आया है। एनआईआई की बात करें वहाँ पर भी 28% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी। और नेट एनपीए जो है वो 1.73% से गिरकर 1.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की बात करें तो मुनाफा लगभग 12% बढ़कर आया है। एनआईआई लगभग आपको गिरावट दिखेगी, 2% के आसपास की गिरावट दिखेगी। और नेट एनपीए की बात करें तो वहाँ पर आपको बढ़ोतरी है, 0.62% से बढ़कर लगभग 0.66% पर आते हुए दिखे हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक यहाँ पर मुनाफा लगभग 96% के आसपास बढ़ा है। एनआईआई में भी आपको 24% के आसपास की ग्रोथ दिखेगी। और नेट एनपीए भी कम होकर आए हैं, 1.62% से कम होकर 1.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। पूनावाला फिनकॉर्प यहाँ पर मुनाफा लगभग 61% बढ़ा है। एनआईआई में भी बढ़िया ग्रोथ दिख रही है, आपको 267 करोड़ से बढ़कर लगभग 420 करोड़ के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और ग्रॉस एनपीए की बात करें तो वहां पर थोड़ी बहुत आपको रिडक्शन दिख रहा है, 1.44% से गिरकर 1.42% के आसपास आते हुए दिखे हैं। राणे ब्रेक लाइंस की बात करें, मुनाफा लगभग 10% के आसपास गिरा है। आय में हालांकि अगर आप देखें तो 9% के आसपास की बढ़त है। और अगर आप मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, 7.1% से बढ़कर 7.6% पर आते हुए दिखे हैं। कल्याणी स्टील यहाँ पर आय लगभग फ्लैट रही है, 0.8% के आसपास की बढ़ोतरी है। मुनाफा अच्छा खासा बढ़ा है, लगभग 24 करोड़ से बढ़कर लगभग 61 करोड़ के आसपास जो है आता हुआ दिखा हुआ है। और पैसा लो डिजिटल अंत में यहाँ पर बात करें तो मुनाफा लगभग 85% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। और आय में भी लगभग आपको 6-6.5% के आसपास की ग्रोथ दिखेगी। ओके, तो ये है ढेर सारे रिजल्ट्स जो आज आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग दमदार नतीजे के दम पर तेज दौड़ लगाता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। आइए कुछ और भी खबरों वाले शेयर हैं आप ही के पास है सर। ये अभी रिजल्ट थे, अब खबरें मतलब, और अब तो रुकी क्यों बीच में आप? सर वो एक बार रिजल्ट्स पूरे हो गए इसलिए फिर। अच्छा, हमें लगा कि काम हो गया एक बार तो फिर अब जब रुकी गए तो थोड़ा और रुको। आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी हीरो मोटोकॉर्प बाय करना है, 3100 का लेवल अभी अभी निकाला इसने। मुझे लगता है ये 3200 तक जाना चाहिए अगले 1 से 2 दिनों में। आपका स्टॉप लॉस 3075 का होना चाहिए, एक 30-35 रुपए नीचे का। और मुझे लगता है ऊपर में आपको 80-85 रुपीज 90 रुपीज की मूव मिलनी चाहिए 1 से 2 दिनों में। 3200 3210 का मेरा टारगेट होगा। हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करने के लिए आए वागले साहब की तरफ से। आइए कुछ और खबरों वाले शेयर हैं बताने के लिए तैयार अरमान बताइए। जी सर, टाटा मोटर्स पे यहाँ पर जो JLR इंडिया का अपडेट आया है, इन्होंने Q1 में जो बिक्री है वो लगभग 102% बढ़कर आई है। और ऑर्डर बुक की बात करें वहाँ पर भी 88% के आसपास की आपको बढ़ोतरी की दिखेगी। तिलकनगर इंडस्ट्रीज यहाँ पर प्रमोटर ने लगभग 4.2 करोड़ के आसपास जो गिरवी शेयर छुड़ाए हैं, जिसमें जो कुल गिरवी हिस्सेदारी थी उनकी टोटल की अगर आप बात करें लगभग 32% के आसपास थी वो अब कम होकर लगभग 10% की हो गई है। बिरला सॉफ्टटेक यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ उन्होंने करार का ऐलान किया है, जनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाने के लिए जो है ये करार करते हुए दिखे हैं। M&M यहाँ पर अपडेट आता हुआ दिखा है कि अमेरिकी कंपनियों को भारत में कारोबार विस्तार करने में ये अपडेट आया है कि वो मदद करेंगे। उसी के साथ साथ राइट्स लिमिटेड यहाँ पे 500 करोड़ का जो है इनको ऑर्डर के लिए सबसे कम इन्होंने बोली लगाई है। और ये मोजाम्बिक की अगर कंपनी की जो है उनसे इनको लगभग 500 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। संवर्धन मदरसन यहाँ पर बात करें तो डॉक्टर श्नाइडर ग्रुप के जर्मन असेट्स को जो है खरीदेंगे लगभग 11.8 करोड़ यूरो, जो कि अगर आप देखेंगे 1075 करोड़ के आसपास जो है उसमें खरीदी जाएगी। स्पाइस जेट यहाँ पर हाईकोर्ट का कंपनी के MD अजय सिंह पर आदेश आता हुआ दिखा है। 5 सितंबर को अजय सिंह को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश आते हुए दिखे। और कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 92 लाख शेयर्स, मदरसन सुमी 80 लाख शेयर्स, बंधन बैंक लगभग 64 लाख शेयर्स, IRFC 42 लाख, RVNL 27 लाख और उषा मार्टिन 15 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। तो ये हैं सारे के सारे खबरों वाले शेयर आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है एक और बिगुल का, सुमित के सुपरहिट।
बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 736, 737, 737 रुपए का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अंदर मोमेंटम बन रहा है। अदानी पोर्ट कल का परसों का हाई ब्रेक कर रहा है। अदानी पोर्ट के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से एक अच्छा जंप आज और इस हफ्ते के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकता है। स्टॉक ने लोअर लेवल से जस्ट अभी बाउंस बैक का शुरुआत ही किया है। कम से कम 20-25 रुपए का मूव अदानी पोर्ट में यहां से बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक में यहां पे सीएमबी पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 725 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में टारगेट 755, 760 ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें रिपोर्ट। ओके, तो ये है अदानी पोर्ट पर आए, लेकिन इस बीच आईटीसी को लेकर एक बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। आईटीसी के होटल कारोबार को के डीमर्जर को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। मैं आपको बता दूं कि आईटीसी के 3 बड़े कारोबार हैं। एक कारोबार है सिगरेट और एफएमसीजी बिजनेस का, दूसरा कारोबार है होटल्स का और तीसरा कारोबार है पेपर डिवीजन का। तो उसमें से होटल डिवीजन को अलग से डीमर्ज करने को बोर्ड ने मंजूरी दी है। ये बड़ी खबर आती थी। पिछले कुछ दिनों में आईटीसी के स्टॉक में अच्छा खासा रनअप भी आपको देखने को मिला था और ये खबरें चल भी रही थी कि इस तरह की एक खबर आ सकती है जिसमें कि होटल बिजनेस का डीमर्जर किया जाए। हमने काफ़ी समय पहले आईटीसी के डीमर्जर को लेकर स्टोरी की भी थी। तब स्टॉक का दाम 200 सवा 200 रुपये के आसपास चला करता था। तब हमारा जो कहना था वो ये था कि 3 अलग अलग कारोबार और शायद तीनों को डीमर्ज किया जाए। तो उस प्रोसेस में सबसे पहले अब जाकर आईटीसी ने अपना होटल बिजनेस डीमर्ज किया है। तो ये आपके लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है आईटीसी की तरफ से। आईटीसी का होटल कारोबार अब डीमर्ज होता हुआ आपको नजर आएगा। एक बार सिद्धार्थ सिरानी साहब भी हमारे साथ हैं, जरा एक बार उनसे राय ली जाए इस बड़ी डेवलपमेंट पे। सिद्धार्थ जी, कैसे देखते हैं आप? आईटीसी की तरफ से खबर आती हुई दिख रही है होटल कारोबार को डीमर्ज किया जाएगा। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु और सभी को। अनिल जी, एक काफी अच्छी खबर है क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग दिखेगा जो भी शेयर होल्डर हैं उनको, और वैल्यू अनलॉकिंग से बहुत अच्छा होता है। जैसे कि अभी रिलायंस में भी हमने देखा कि फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर हुआ, वैल्यू अनलॉकिंग हुआ। वैसे ही अगर आईटीसी में होता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर है। और होटल का बिजनेस इतना प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है, प्रीमियम सेगमेंट है इनका होटल्स का, और बहुत अच्छा एवरेज रूम रेट्स है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी इंप्रूव हो रहे हैं। और इनके तो 7 स्टार होटल्स हैं, इनमें भी ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये अच्छी खबर है, आईटीसी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। और आईटीसी आपको पता ही है कि एज ए डार्क हॉर्स काफी समय से पिछले 1-1.5 साल से रेकमेंड करते आ रहे हैं 225 से। सो आईटीसी डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है। अगर आपने ले रखा है तो आपको बने रहना चाहिए। इसी के साथ अनिल जी, अगर एक रिक्वेस्ट है, एक बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार करें, हम आईटीसी की इस बड़ी खबर पर हैं इस वक्त सिद्धार्थ जी। तो बड़ा डेवलपमेंट जो होता हुआ दिख रहा है दीप, वो ये कि होटल कारोबार जो अलग होगा, जो डीमर्ज कंपनी होगी, उसमें आईटीसी लिमिटेड की 40% हिस्सेदारी रहेगी। यानी कि ब्रॉडली सबसे बड़ा शेयर होल्डर आईटीसी ही होगा, ये आप समझ लीजिए। तो आईटीसी की होल्डिंग बनी रहेगी इस पूरे के पूरे कारोबार में। लेकिन स्टॉक में ऊपर इस तरह से तेज मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है, और शायद इसकी बड़ी वजह यही कि इस खबर का बाजार को अंदाजा था, काफ़ी दिनों से इसकी बात चल भी रही थी, और स्टॉक में जो बड़ा रनअप होता हुआ दिखा वो भी यही रनअप था। तो आई थिंक एक बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है वो ये है। अब देखना होगा, एक बार हमारी टीम आपके सामने जल्दी से आंकड़े रखेगी और उसके बाद हमें समझ में आएगा कि कितना क्या कुछ फर्क पड़ेगा। जी, पहले सब्सिडरी बनेगी जी, उस सब्सिडरी का फिर ये होटल बिजनेस उधर जाएगा। 40% आईटीसी की शेयर होल्डिंग होगी, 60% पब्लिक शेयर होल्डिंग होगी। वो पब्लिक शेयर होल्डिंग जो इन प्रोपोर्शन करंट आईटीसी की शेयर होल्डिंग है वो एडजस्ट होके 60% की जो ओपन वो होगी वो पब्लिक शेयर होल्डिंग उसमें आ जाएगी। वैसे तो देखें सर, होटल कारोबार बड़ा है, कोई भी मायने से प्रीमियम ब्रांड्स हैं, बट आईटीसी की कुल आय में होटल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% का है। आईटीसी के लिए बड़ा बिजनेस नहीं है, तो इसलिए आई थिंक शायद सेपरेटली इसको डीमर्ज करके कर रहे हैं और फिर बाद में वहां से उसको सेपरेटली ग्रो किया जाएगा। इस समय तो खैर गोल्डन पीरियड चल ही रहा है टूर ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी लिए। एक बात है, आईटीसी की कुल आय में इनका हिस्सा 5% का है, बट जो कुल केपेक्स जाता है आईटीसी का वो 20% होटल की तरफ जाता है, तो खर्चा इनके लिए ज्यादा था, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम आ रहा था। इस कैपिटल हैवी बिजनेस, कैपिटल हैवी बिजनेस ज्यादा लगाना पड़ता है, शायद यही वजह कि आईटीसी एक चीज जो पक्की मैं कह सकता हूँ दीप, कि आईटीसी का होटल कारोबार हटने से आईटीसी की बैलेंस शीट मजबूत हो जाएगी। आईटीसी वैल्यू अनलॉकिंग होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज क्लियर कि आईटीसी के सर पे जो बर्डन था वो बढ़िया। और दूसरी बात ये, इससे बढ़िया समय हो नहीं सकता था आईटीसी के लिए कि अपने होटल कारोबार को अलग करे। उसका कारण बताता हूँ।
अगर इस मतलब मैं 30 साल से मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, राइट सर। इससे ज्यादा होटल स्टॉक से मार्केट का प्यार मैंने कभी देखा नहीं। करेक्ट, एब्सोल्युटली हाईएस्ट लेवल का प्यार है अभी, मतलब हर एक को, इंडियन होटल से लेके नीचे तक, लेमन ट्री से लेके रॉयल ओवर, जो होटल नाम सबको बड़ी पसंद है। बिल्कुल। और होटल के बिजनेस भी वही है, मतलब 5 उंगलियां घी में टाइप वाला मामला है। तो अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो आई थिंक उसी हिसाब से काफी कुछ एक्शन जो हो रहा है वो आईटीसी ने डिसीजन जो लिया है यही सोच के लिया कि समय सही है, बड़े कैपेक्स वाला बिजनेस है, और होटल बिजनेस में जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो अलग तरह की माइंडसेट से आते हैं। एफएमसीजी के बिजनेस की माइंडसेट अलग है और होटल बिजनेस की माइंडसेट बिल्कुल अलग है। तो बेहतर यही कि अलग अलग तरह के कारोबार को अलग किया जाए, ताकि जो इन्वेस्टर्स आईटीसी को कोर पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं वो उसे अलग तरीके से देखें। नूपुर हमारे साथ है कुछ और डिटेल्स लेकर। नूपुर जल्दी से बताएं आईटीसी के इस डीमर्जर को लेकर क्या खबर है आपके पास, क्या डिटेल्स है आपके पास? बिल्कुल सर, 11 तारीख को कंपनी की एजीएम भी है, तो वहाँ पे से बहुत सारी डिटेल सामने आएगी। इनफैक्ट 14 अगस्त को इनकी मीटिंग है, तो रेशो किस हिसाब से रहेगा डीमर्जर का वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑलरेडी हम रेवेन्यू डिस्कस कर चुके हैं, 5% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन केपेक्स 20% का होता है। और राइट टाइम है होटल सेगमेंट के लिए, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग अब यहाँ से होगी। अब जो सिगरेट का और जो एफएमसीजी का कारोबार है, जो 28 टाइम्स पे फिलहाल ट्रेड करा है, उसको अब वैल्यू अलग किया जाएगा और होटल बिजनेस का वैल्यू अलग किया जाएगा। सर, दोनों ही मीटिंग जो एजीएम 11 तारीख को होने वाली है और 14 अगस्त को जो मीटिंग होगी, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि वहां से मर्जर रेशो और वहां से वैल्यूएशन जो सामने आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सर। ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है। चलिए कुछ और इस पर हम आगे। एक श्रेय तो आपको जाता है सर, 200 के लेवल से बात करना शुरू किया था। आई थिंक 200-225 में तो काफ़ी हेविली बात हुई थी। 250 से तो हाई कन्विक्शन से आपने बोला है कि ये तो होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और खरीद कर रखिए, बेचिए मत। हर लेवल पे ये भी बोला है बेचिए मत। ऑलमोस्ट डबल है उस लेवल से, डबल क्या 200 के लेवल से तो 150% ऊपर है। तब हमने, मुझे याद है अच्छे से कि हमने तब स्टोरी भी की थी कि आईटीसी का डीमर्जर का प्लान चल रहा है। लेकिन ये सारी बड़ी प्रोसेस होती है, लंबी प्रोसेस होती है। जो खबर अभी आपके सामने आई है, जाहिर सी बात है कि इतने सालों पुराना बिजनेस आईटीसी का डीमर्ज करेंगे तो एक दिन में नहीं करेंगे। और हमने जब प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जब थॉट प्रोसेस आया कि ऐसा करना चाहिए, तभी हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी। हम आपके सामने वो डिटेल्स भी लाने की कोशिश। 2021 अप्रैल 1, 2021 अप्रैल, ठीक है। स्टॉक ऑफ द ईयर 2 साल पहले 218 पर था। तब आपने कहा था नियर टर्म 250 के तो आएंगे, फिर 275, 300 के आएंगे, और तब से फिर कॉन्स्टेंटली बात हो रही है लगातार हर लेवल पे फिर ये बात हुई है। तो अप्रैल 2021 से ये स्टोरी हमारी चल रही है कि ये होगा, वैल्यू आएगी, रख के रखिए। 150% की गेन तब से आपको मिल चुकी है, 2.5 गुना आपको स्टॉक रिटर्न। डिविडेंड अलग, डिविडेंड अलग, 60-70 रुपए डिविडेंड आया आराम से। मतलब मिनिमम 60-70 रुपए तो डिविडेंड होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। एनीवे, चलिए बढ़ते आगे और फोकस करते हैं कुछ और बड़ी खबरों की तरफ। एक इंटरेस्टिंग खबर है जो ब्रजेश लेकर आ रहे हैं हमारे साथ है इस वक्त हमारे सहयोगी। कई बार लोग मार्केट में हैसियत से ज़्यादा सौदे कर लेते हैं, यानी कि आपकी कैपेसिटी तो है नहीं, लेकिन सौदे पे सौदे मारे जाओ, और यही सौदे लोगों को रिस्क में डालते हैं। कई बार सौदे रिस्क समझ के करते हैं, कई बार जानते हैं कि समझ में नहीं आता कि नुकसान होगा तो कितना होगा। ये कुछ बड़ा ट्रेंड है। अब इस ट्रेंड को दूर करने के लिए सेबी एक नया रेगुलेशन लाने पर विचार कर रही है। इंटरेस्टिंग है ये बड़ा रेगुलेशन, बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट्स को भी सुनना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने जा रहा है। किस तरह के नए रेगुलेशन होंगे जिसमें कि आपकी कैपेसिटी कितनी है उस हिसाब से आप सौदा कर पाए? अच्छा, हाँ, ये आपके पास पैसे से मतलब आपकी कैपेसिटी। ये थोड़ा समझना पड़ेगा ये क्या है सर। ये इंटरेस्टिंग चीज है। वैसा है, तो आपकी कितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप सौदे कर पाए, ये रेगुलेशन बनने जा रहा है। किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, जैसा कि आपने पहले ही कहा, एक लाइन में यह है कि जितनी हैसियत उसके मुताबिक सौदा। यानी आपका इनकम कितना है, नेटवर्थ कितना है, उसके प्रपोर्शन में ही आपको सौदे करने की छूट दी जाएगी। मंशा यही है कि अनावश्यक किस्म का जोखिम ना लें, पहला। दूसरी मंशा यह है कि जो बहुत बार ये होता है कि म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सौदा कोई और कर रहा है लेकिन डीमैट किसी और का है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको रोका जाए। हम याद होगा अगर 2017 में एक बार आया था प्रोडक्ट सूटेबिलिटी फ्रेमवर्क का पेपर आया था, उसमें ये माना जा रहा था कि आगे चलकर इस पर कुछ नियम आएंगे, लेकिन वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया था। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए
फिर से ये इस पर चर्चा शुरू हुई है और एक तरह से कहें कि इंटरनल चर्चा पूरी हो चुकी है और अब जल्दी ही इस पर डिस्कशन पेपर आता हुआ देखेंगे। डिसप्रपोर्शनेट ट्रेड फ्रेमवर्क, यानी जितनी हैसियत होगी उसके मुताबिक ही सौदा होगा और इसके ये तय कैसे होगा कि किसकी कितनी हैसियत है और कितना सौदा कर सकता है। ये जो जिम्मेदारी होगी ये मुख्य तौर पर ब्रोकर और एक्सचेंज पर होगी और कितना क्या प्रोपोर्शन हो सकता है, उसका क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी, ये सारी चीज़ें जब डिस्कशन पेपर आएगा तो उसमें चर्चा होगी और उसके फीडबैक के आधार पर फिर जो है वो नियम बनेंगे। तो मतलब आदमी की कैपेसिटी देख के उसको सौदा करने का डिसाइड दिया जाएगा आप कितना कर सकते हैं। बिल्कुल, चिंता एक बहुत ज़्यादा ये थी कि एफ&ओ में बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन एफ&ओ में अगर आप देखेंगे तो एक तरह से जब से मार्जिन सिस्टम आया थोड़ी सी कम से कम वहाँ पर लगाम लगी है, लेकिन अब भी लगता है कि शायद ऑप्शंस वगैरह में बहुत ज़्यादा सौदे हो रहे हैं और इन चीज़ों को कहीं थोड़ा कुछ देखने की जरूरत है और किसी भी तरह ऐसा कहीं से आप खाली मार्जिन के पैसे लेके आ गए आप सोचो मैं सौदा कर लूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, एक तो यह है कि अनावश्यक जोखिम ना लें, दूसरे कि किसी और के नाम पर ट्रेडिंग जो चलती है उसको कैसे रोका जाए। जो म्यूल अकाउंट वाला सिस्टम है, अगर म्यूल अकाउंट वाले सिस्टम को ही रोकने के लिए बाकायदा इसको म्यूल अकाउंट का जो शब्द है वो बाकायदा जो PFUTP रेगुलेशन है सेबी का उसमें अभी अमेंड करके जोड़ दिया गया है। अच्छा। यानी वो भी अगर आप किसी के म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी डीलिंग इन सिक्योरिटीज माना जाएगा और जो फ्रॉडुलेंट चीज़ों को रोकने का सेबी का कानून है उसके दायरे में आएंगे। ओके, धन्यवाद ब्रजेश पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच HDFC म्यूचुअल फंड आपके सामने नतीजे पेश करा, जरा एक बार नजर डाल लीजिए। HDFC म्यूचुअल फंड के रिजल्ट 521 करोड़ से आय बढ़कर 571 करोड़ पहुंचती हुई दिख रही है। तो आय में बढ़त है, मुनाफा 478 करोड़ आया, 386 करोड़ का अनुमान था कि अनुमान से काफ़ी बेहतर मुनाफे का आंकड़ा स्टैंड अलोन बेसिस पे आपको नजर आएगा। कुछ और आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे। इस वक्त HDFC AMC HDFC म्यूचुअल फंड के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। स्टॉक फ्लैट ट्रेड कर रहा है 2500 रुपये के आसपास। कुणाल जी एक बार जल्दी से चार्ट देखिए, नतीजा है HDFC म्यूचुअल फंड के क्या है लेवल्स इंपॉर्टेंट। कामकाजी मुनाफा भी बढ़कर आया, 390 करोड़ से 430 करोड़ का आंकड़ा आया। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम, 442 करोड़ का अनुमान था, थोड़ा सा अनुमान से ऑपरेशनल फ्रंट पे कम है। हाँ, तो थोड़ा अनुमान से जो इनका रेवेन्यू आया है 574 करोड़ का आपको रेवेन्यू आते हुए दिखा है, अनुमान 580 करोड़ का था, तो बिल्कुल अनुमान मुताबिक आया है। मार्जिन इनके 74.7% के आए हैं, ये भी अगेन थोड़ा अनुमान से कम है, 76.2 का एस्टिमेट था। तो रेवेन्यू इनका अनुमान मुताबिक आया है। ऑपरेशनल बेसिस पर थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा अनुमान से आपको कम ये आंकड़े दिख रहे हैं। कुणाल जी, HDFC AMC सर। देखिए दीपांशु, चार्ट बहुत दमदार है। स्टॉक में हमने एक बहुत अच्छा रनअप देख लिया है। पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक थोड़ा सुस्त है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर पर अभी कोई क्षति नहीं पहुंची है। तो अगर कोई करेक्शन आता है तो वहां खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक करेक्ट कर सकता है। करेक्शन में अगर मान लीजिए 2400 रुपए तक नीचे आ जाता है तो उन स्तरों पर ये बहुत ऑप्टिमम लेवल्स होंगे बाय करने के। तो गिरावट में मेरी खरीदारी की राय है। तो गिरावट में खरीदारी की राय है, ये है आपके लिए HDFC AMC। इस पर रखिए आप नजर। आइए कुछ बिगुल का वक्त है। पहला बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सीड। बताएं सर। अनिल जी, अभी NBFC की बात, ये शो की चर्चा ही NBFC से स्टार्ट हुई और NBFC का ही स्टॉक है L&T फाइनेंस। इस पे हमने टारगेट रिवीजन किया, नतीजे आने के बाद शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 136 रुपए का, 136 का, और अगर लंबे समय के लिए रख लिया तो टारगेट आपको रखना है 160 160 रुपए का। स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम है रिटेल बुक में, व्हीकल फाइनेंस में, माइक्रो फाइनेंस स्पेस में। नतीजे दमदार दिखे, प्रॉफिटेबिलिटी 140% से थोड़ा सा कम बढ़े हैं, NII ग्रोथ 14%, निम्स बढ़ के 6.5% से बढ़ के 8% के करीब निम्स आ गए हैं, और रिटेल का जो डिसबर्समेंट है वो 25% से ग्रो हो रहे हैं। रिटेल का जो शेयर है ओवरऑल जो बुक है उसमें 80% के करीब का शेयर है, और जिसे हम कहते हैं GNP NNPA ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये भी गिर के आए हैं 4% के करीब। रिटेल का जो AUM है वो 34% से ग्रो हो रहा है। तो L&T फाइनेंस मुझे लगता है NBFC स्पेस में काफी बेहतरीन रिजल्ट दिया है। पहला टारगेट शॉर्ट टर्म होगा 136 का, और लंबे समय लॉन्ग टर्म 6 से 12 महीने के लिए 160। तो ये है आपके लिए राय L&T फाइनेंस। हिमांशु जी के लिए बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर।
गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, जीएमआर एयरपोर्ट्स ये स्टॉक है जो कि मेरे रडार पर आया है, जिसमें 2 से 3 दिन का एक व्यू लेकर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 46 रुपये 50 पैसे के आसपास के करंट लेवल्स हैं और ये मैं स्पॉट के लेवल्स बता रहा हूँ अनिल जी। स्टॉक हालांकि 5-5.5% ऊपर है, लेकिन स्टॉक में जो ब्रेकआउट आया है वो 46 रुपये के ऊपर ही आया है और उस ब्रेकआउट के साथ ये कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि स्टॉक एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है इस एक्सपायरी से पहले ये स्टॉक 50 रुपए को पार करता हुआ नजर आ सकता है। तो जीएमआर एयरपोर्ट्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 45 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 50 रुपए का टारगेट यहां पर आता हुआ नजर आ सकता है। जीएमआर एयरपोर्ट्स, इस पर भी करें खरीदारी, ये भी आपको एक्शन में दिखेगा। आइए सचिन जी के लिए एक बिगुल बीटीएसटी। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून जी। यहाँ पर बजाज ऑटो में 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट नजर आ रहा है। जिस तरीके से थर्सडे के सत्र में एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन था, वो पर्टिकुलर फॉर्मेशन का अभी पैटर्न एक्टिवेशन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो मोमेंटम होगा वो काफी ड्यूरेबल होना चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से तो मुझे लग रहा है 49.55 के आसपास का स्विंग बन सकता है, बट पोजिशनली यहाँ पर 5040 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको ट्रेडिंग के लिहाज से लगाना है लगभग अराउंड 4885 पे एंड खरीदारी करनी है बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में। बजाज ऑटो यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। आइए आशु सर भी हमारे साथ तैयार, उनका भी व्यू लेते हैं और कॉल भी लेते हैं। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु जी बताएं सर। दीपांशु, मार्केट तो रेंज में लगती है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी से बेटर लगता है। निफ्टी दीपांशु मुझे लगता है कि अब वो जो 20,000 का टारगेट था कि इस एक्सपायरी में आ सकता है, उसमें एक डेंट पड़ गया है और वो इन्फी से ज्यादा डेंट रिलायंस ने लगाया है। रिलायंस अमाउंट दीपांशु मतलब एक मेंशन किया था लास्ट वेंसडे मैंने अनिल जी से, लेकिन हम उसमें शॉर्ट कॉल मतलब नहीं दे पाए बिकॉज वो एचडीएफसी बैंक की कॉल एक बियर स्प्रेड गलत चला गया था, तो उसके चलते मैं थोड़ा सा कॉशियस था। लेकिन रिलायंस में मैंने जरूर शेयर किया था कि जिस तरह रिलायंस वो दूसरे रिलायंस की लिस्टिंग के चलते कैश में इतनी लेवरेज बाइंग हो रही है रिलायंस के लिए, तो उसका इफेक्ट जरूर आएगा। क्या आएगा, कैसे आएगा, बट वो फाइनली 2 दिन में आ गया। मतलब मोर देन रिजल्ट्स मुझे तो रिलायंस बहुत ओवरबॉट लगता था उसी वजह से, क्योंकि हर एक ऑन द स्ट्रीट जो भी था ऑन द स्ट्रीट वो कैश की बाइंग कर रहा था बिकॉज वो दूसरे स्टॉक के लिए। अब बाकी तो अभी तक तो मन को ये मतलब दिल को कंफर्ट दे सकते हैं कि जितना रिलायंस नीचे जाता जाएगा तो दूसरे का प्राइस मान लेंगे उतना है। तो आई थिंक रिलायंस और इन्फी की वजह से निफ्टी में जो डेंट आया है, सो दीपांशु दैट व्यू विच के 20,000 जाएगा, मुझे नहीं लगता कि अब इस हफ्ते जाएगा। हैविंग सेड दैट दीपांशु, इंडेक्स में अगले 3 दिन बहुत उठा पटक हो सकती है क्योंकि बहुत ही एक तो मंथली एक्सपायरी है, वीकली और मंथली दोनों है। तो मतलब ये जो डेटा जिस तरह से उथल पुथल करता है, मतलब तूफानी एक्सपायरी हो सकती है। तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 दिन के लिए कोई ऐसा स्प्रेड है। एक रेंज में रह सकता है मार्केट। मुझे लगता है कि 20,000 भी नहीं जाएगा और 19,500 भी नहीं जाना चाहिए। तो इसी के बीच में निफ्टी रहेगा। बैंक निफ्टी में एक अपमूव जरूर आ सकती है। दीपांशु, मैं इसी में एक और चीज भी कवर करना चाहूंगा कि पिछले दिनों में हमने जितनी कॉल्स दी, हमारा जो बेस्ट पिक था जो मैंने 4-5 बार रिपीट किया था, अशोक लेलैंड, दैट हैज परफॉर्म्ड वेल। ओएनजीसी, एमएनएम का स्प्रेड चल रहा है, एसबीआई, भेल, ये सबने बिल्कुल परफॉर्म किया है। पेट्रोनेट, मन्नापुरम और इंडस ये वहीं के वहीं है, मतलब कुछ ज्यादा लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, लेकिन जिस तरह का वो डिलीवरी बाइंग थी अभी कुछ हुआ नहीं है। इंडस भी वहीं पे है और सिर्फ एक स्प्रेड एचडीएफसी बैंक का गलत गया है जो इस मंथ की एक्सपायरी का था। तो ये अपडेट था जो जरूरी था। दूसरा दीपांशु, कल के लिए मेरे पास एक स्टॉक स्प्रेड है। जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स में मुझे अभी मतलब 3 दिन है, बहुत उथल पुथल हो सकती है, तो वो ट्रेड को संभालना, या तो क्रेडिट लेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, डेबिट लेंगे तो थीटा डिके हो जाएगा। तो कोई बहुत कन्विंसिंग ट्रेड नहीं निकल के आ रहा। तो एक स्टॉक स्प्रेड है, वो मैं देना चाहता हूं, अगर आप कहें तो मैं शेयर कर लेता हूं। आशु सर 2 मिनट दीजिए, एक बार मैं 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। 2 मिनट में आ रहे हैं सर। आइए एक बार अनिल जी की 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। सर डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स ठीक है, एसएनपी फ्यूचर्स में हल्की खरीदारी है। यूरोप के बाजार थोड़े मिले जुले हैं बट एसेंशियली फ्लैट हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कच्चा तेल भी फ्लैट है, कुछ नहीं कर रहा है। रुपया 6 पैसे कमजोर खुला था, अब 6 पैसे मजबूत दिख रहा है। एशिया थोड़ा मिला जुला रहा था। तो ठीक है, कोई ग्लोबल संकेत इतने खराब भी नहीं है, उतने ज्यादा खास भी नहीं है। क्या करना है सर? दीप, कोई खास तेजी या मंदी करने के बड़े संकेत अब हमारे बाजार से भी नहीं आ रहे हैं। जो लोग गिरने की उम्मीद लगा के बैठे हैं वो देख रहे हैं कि
गिरने के कारण होने के बावजूद गिर नहीं रहा। जो लोग बढ़ने की उम्मीद लगा के बैठे हैं वो ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा और रुक जाए, फिर देखें बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो मतलब दोनों ही तरह के ट्रेडर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो मेरा ये समझना है नीचे की तरफ 19,675 19,700 सपोर्ट ले रहा है, ऊपर में 19,775 19,800 की रेंज में रुकावट है। तो ये रेंज में ही निफ्टी के ट्रेड होने की संभावना है। फ्रेश खरीदारी आपको 19,800 825 की रेंज को पार करके टिकट तो ही करनी है, और उसकी वजह है कि 19,800 के पुट पर 1 करोड़ 6 लाख शेयर है, कॉल्स पर 1 करोड़ 35 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, इसलिए 19,800 के ऊपर बंद हो पाना बहुत ही मुश्किल है। सो आई थिंक जितना 19,800 के नजदीक आप प्रॉफिट बुक कर पाए, एक बार बुक करके थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर आज का लो टूटता है 3 बजे के पहले, तो फिर आपको शॉर्ट करके नीचे में 19,500 से 19,565 की रेंज का इंतजार करना चाहिए कल के लिए, और वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। तो आज का लो क्रूशियल है 19,670 का, अगर वो 3 बजे के पहले हम तोड़ देते हैं तो फिर नीचे के लिए रिस्क खुलती है, और अगर 19,800 825 के ऊपर आकर पहले टिक जाते हैं, जिसकी संभावना कम है, तो आपके लिए फ्रेश खरीदारी बनेगी। तो मेरा ये समझना है बचे हुए समय में अगर एक उछाल मिले डाउ फ्यूचर्स के चलते 19,800 825 के आसपास, वहां प्रॉफिट बुक करके इंतजार करें। खरीदारी करने के लिए आराम से, हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं है, रुक कर लें। एक चीज है बैंक निफ्टी 46,000 में एक और ब्रेक लेवल है। 46,000 के पुट पर 60 लाख शेयर्स हैं, कॉल्स में 36 लाख शेयर हैं। बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम है कि निफ्टी में शॉर्ट साइड पे पोजीशन ज़्यादा है, बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड पर ज़्यादा है। तो बैंक निफ्टी में 46,000 के पुट पर अच्छी खासी राइटिंग हो के रखी है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि 3 बजे तक आप 46,000 के ऊपर टिके रहें। नीचे होने पर फिर थोड़ी सी आपको बिकवाली आ सकती है, और नीचे के लिए आपका फिर रास्ता खुलता है, वो 19,650 700 तक नीचे बैंक निफ्टी को ले जाने की कोशिश कर सकता है आज और कल के बीच में। तो थोड़ा सावधानी से रखें ट्रेड, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसमें हाँ, ऊपर आए थोड़ी सी पोजीशन हल्की करें, और उसके बाद आप इंतजार करें। जी लगता है सारी चीज़ें एक साथ ही हो रही है सर। एसआरएफ के भी नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं, जब स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे। आय 3,900 करोड़ से घटकर 3,338 करोड़ की आई है। हमारा अनुमान 3,530 करोड़ का था, तो अनुमान से भी 200 करोड़ कम आपको आंकड़ा आते हुए दिखा है। मुनाफे का आंकड़ा 360 करोड़ का है, हमारा अनुमान 513 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी आपने गिरावट देखी है। कामकाजी मुनाफा लगभग 700 करोड़ का आते हुए दिखा है, हमारा अनुमान 817 करोड़ का था। तो हर पैमाने से देखें, टॉप लाइन, बॉटम लाइन और ऑपरेशनली कमजोर आंकड़े हैं। मार्जिन्स 25.6% से घटकर 20.9% के आए हैं, हमारा अनुमान 23.1% का था। हम सुस्त नतीजों का तो अनुमान लगा ही रहे थे, बट उससे भी काफी खराब नंबर्स आपके लिए एसआरएफ के आते हुए देखें। एक बार वागले साहब से चार्ट चेक भी ले ली जाए। वागले साहब, एसआरएफ जरा एक बार चार्ट देखिए, नंबर्स खराब आए हैं और अनुमान से भी खराब नंबर्स आते हुए देखें। दीपांशु, पिछले कई हफ्तों से एसआरएफ एक क्लियरली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। शायद ये प्राइसेस में डिस्काउंटेड है। अगर ये एक स्विंग लो जो बना है कुछ पिछले हफ्ते में 2160 के आसपास का, 2160 के नीचे अगर ट्रेड होने लगता है तो ये इसमें एक फ्रेश बिकवाली आएगी, और फिर ये स्टॉक 2050 तक भी जा सकता है। तो 216 बेचना है आपको तो 2160 ब्रेक होने के बाद ही बेचे, क्योंकि 2160 से अच्छा खासा बाउंस बैक हो सकता है, आप ट्रैप हो सकते हो। 2160 के नीचे ट्रेड होने के बाद 20 रुपए के स्टॉप लॉस से बेचे, आपको 80 से 100 रुपए नीचे मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए एसआरएफ पर रहा है। अनिल जी, आई थिंक बाजार को कहीं इंडिकेशन था कि इस बार नंबर्स खराब होंगे, क्योंकि काफी टाइम से सुस्ती में थे केमिकल स्टॉक्स, बट ये तो और भी ज्यादा खराब नंबर्स ऐसे ही ऑलरेडी लोगों ने अपने एक्सपेक्टेशन कम ही करके रखे थे एसआरएफ, उसके बावजूद अगर ये नंबर्स है तो दीप न सिर्फ एसआरएफ बल्कि पूरे सेक्टर के लिए, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के लिए यहाँ पर बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि नंबर्स बहुत ही खराब, मतलब हर एक पैरामीटर पे आप देखिए, रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 817 करोड़ का अनुमान था, ऑलरेडी 18% डाउन का अनुमान है, उसमें भी गया 700 करोड़। मार्जिन 26% 25.5% है, अनुमान 23 का था, वो 21 से भी नीचे है। मतलब पहले से ही लोगों ने एक्सपेक्टेशन कम रख कर रखी है। चलो मुनाफा 15-16% घटेगा, 513 करोड़, ये तो आधा रह गया, 350 करोड़ के आसपास का। तो मतलब किस हिसाब से नंबर्स अच्छे हैं, आई डोंट नो। मतलब एक ही चीज है कि स्टॉक पिछले कुछ समय से चला नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि आपको स्टॉक बहुत ज्यादा गिरे नहीं गिरे वो एक अलग बात है, लेकिन इन नंबर्स के दम पर पक्के डाउनग्रेड्स आएंगे। मतलब ऑपरेशनली आप नंबर्स देखिए, अनलेस की मैनेजमेंट कुछ बहुत ही ऐसा बोल दे तोड़फोड़ जो आपको हमको नहीं पता, तब तो अलग बात है। बाकी नंबर्स बहुत ही मतलब ढीले डाले हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हर एक एस्पेक्ट पे अगर आप देखेंगे तो नंबर्स बहुत ही कमजोर हैं, इसमें कोई
कोई डाउट ही नहीं। तो हर पैरामीटर पे आपको कमजोर है ना सर, बिल्कुल बहुत ही कमजोर नंबर, बहुत ही कमजोर नंबर। तो थोड़ा सा इंतजार करें, आने दें एक बार, जरा पूरे अपग्रेड्स डाउनग्रेड्स देख लेंगे। मतलब बेसिकली अगर मुझे स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या मुझे एसआरएफ खरीदना है तो मुझे खरीदने की जल्दी नहीं है। हाँ, अब नंबर्स पे तो ठीक है, कैसी पोजीशंस बनी, क्या है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, उसके दम पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट अगर एज अ फंड मैनेजर अगर मुझे खरीदना है तो मुझे कोई खरीदने की जल्दबाजी नहीं। मैं मैनेजमेंट को सुनूंगा, समझूंगा आराम से कि भाइयों पहले हम तो 18, 20, 25% का नीचे का अनुमान लगा के बैठे हैं, उसके बावजूद आप इतने बड़े मार्जिन से खराब दोगे तो ऐसा क्या हो रहा है, और हो रहा हो तो ठीक है, वापस ठीक कब होगा। तो ये बहुत सारे सवाल है जो एसआरएफ के मैनेजमेंट से फंड मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स जानना चाहेंगे। बाकी ये नंबर तो बहुत ही खराब है। मतलब ये नंबर सबसे बड़ी बात, ठीक है ये क्वार्टर तो चलो ठीक है, आपका प्राइस में है काफी हद तक कि जो भी होना है जो भी है, लेकिन आगे के क्वार्टर के लिए भी आपको संकेत अच्छे नहीं दे रहा ना। करेक्ट सर। अब पोजीशनिंग शॉर्ट की अगर लोगों की है, बढ़ जाए घट जाए वो एक अलग चीज है, मैं पोजीशनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं खाली नंबर्स की बात कर रहा हूँ। नंबर्स क्वालिटी के लिहाज से कमजोर है और इन्वेस्टर्स की बाइंग आने में वक्त लगेगा। अगर लोग काउंटर पे शॉर्ट है रिजल्ट के पहले तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आए और शॉर्ट कवरिंग आने के बाद वापस आ जाएगा, और अगर लॉन्ग है तो फिर लोग बेचेंगे। तो बट नंबर्स ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं खराब है। गॉट इट। चलिए सर, तो ये है आपके लिए एसआरएफ इस पर व्यू। आई थिंक सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी वक्त हो गया, खास थोड़ा सब चीज़ें डिले हो गई हैं क्योंकि एक बैक टू बैक खबरें इतनी सारी आ गई हैं। आइए चलते हैं सेठी साहब के पास, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब गुड आफ्टरनून सर, बहुत सारा एक्शन हो गया बैक टू बैक, बताएं आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं आज? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु आज एक ही स्टॉक है कैश मार्केट का जिसमें खरीदारी करनी है। एक ही बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का एक ही इकलौता स्टॉक है, स्टॉक का नाम है कंट्रोल प्रिंट्स, जो अभी 646 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 680 के इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है, 635 का स्टॉप लॉस रखना है। ये भारत के लीडिंग कोडिंग और मार्किंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, जो बार कोडिंग करते हैं वो मशीन बनाती है। दुनिया भर में 4 प्लेयर्स हैं जिसमें ये इकलौती डोमेस्टिक प्लेयर है विद अराउंड 18.5% मार्केट शेयर। कंपनी ने हाल ही में एक नीदरलैंड में भी मार्क प्रिंट नाम की कंपनी को अक्वायर किया है। फिर इनका टेक्निकल टाइप है एक जर्मनी की कंपनी और एक स्पेन की कंपनी के साथ। मार्की क्लाइंट लिस्ट है, गोदरेज है, HUL, ITC, टाटा स्टील, हिंडाल्को। फिर हाल ही में हमने देखा सरकार ने जितने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है उनकी भी जो पैकेजिंग होती है उसमें भी QR कोड्स को मैंडेटरी किया है, तो उसका एक बड़ा फायदा कंट्रोल प्रिंट जैसी कंपनी को होना चाहिए। फिर मार्च तिमाही भी बहुत ही दमदार थी, 16 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल मार्च तिमाही में 12 करोड़ का पैट था। अच्छे फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 18%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, जीरो डेट कंपनी। वैल्यूएशन के लिहाज से भी स्टॉक एक रीजनेबल वैल्यूएशन में ट्रेड करता है। और FISDAS भी 16% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें SBI है, बेरिंग प्राइवेट इक्विटी है। और इन्होंने एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह फॉर टारगेट ऑफ 680, स्टॉप लॉस ऑफ 635। 635 का स्टॉप लॉस, 680 के टारगेट है। आज एक सेठी साहब कोई खास वजह एक ही पिक देने की, मतलब टाइम कम है उस हिसाब से या नहीं हमारे पास टाइम कम है उस वजह से? नहीं, आज तबियत खराब है अनिल जी, मैं घर से ही बोल रहा हूँ, ऑफिस से नहीं जा पाया हूँ, फीवर हो रखा है, तो उसके बीच में मैंने बोला एक कॉल देता हूँ। अगर तबियत कम खराब हो तो हम हाई टी पर आ जाए शाम को तबियत पूछने, और ज्यादा खराब हो तो डिनर पे आए। कितनी खराब है उस पर डिपेंड करता है, ज्यादा खराब हो तो आएंगे फिर डिनर करके जाएंगे, कम खराब हो तो चाय वाय पी के निकल जाएंगे बस। अब सेठी साहब की तबीयत सुबह तक ठीक हो जाएगी। हाँ, अब पता चल गया हमारे डर के मारे। बोला कि जल्दी ठीक कर लो, नहीं तो पता चला ये सब लोग आ जाएंगे। एग्जैक्टली। अनिल जी, दीप जी और बाकी मुंबई के जितने एक्सपर्ट हैं, सबको हम सब लोग आने की सोच रहे हैं, जल्दी से ठीक हो जाए। ओके सेठी साहब, गेट वेल सून। मैं आपको वो फूलों का गुलदस्ता वाला इमोजी भेज देता हूँ, उससे काम हो जाएगा आपका, चिंता न करें। ओके, आइए एक बिगुल आशु सर के लिए, सिंह के सुल्तान आशु मनान। बताएं आशु सर। अनिल जी, टाटा स्टील की 115 की कॉल लेनी है, इस एक्सपायरी की, और 118 की बेचनी है 1:1। 5500 का लॉट है अनिल जी, कॉस्ट है सिर्फ ₹1। फिर रिपीट कर रहा हूं अनिल जी, टाटा स्टील की 115 की आज रिजल्ट है,
₹2 की कॉल है, ₹2.10 की है और वो एक रुपए 5 पैसे की है। 115 की लेनी है, 118 की, यानी कि छोटा ट्रेड है। अगर किसी को स्प्रेड नहीं भी बनाना, कॉल लेनी है तो मतलब दैट्स देयर कॉल। बट अनिल जी मुझे लगता है कि टाटा स्टील में एक थोड़ी सी रिकवरी आनी चाहिए, रिजल्ट अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। और पर अनिल जी फ्यूचर तो बिल्कुल नहीं लेना है, तो 5500 का लॉट है और ऑप्शन इसलिए कि 4 दिन की एक्सपायरी है, बहुत सस्ती ऑप्शन मिल रही है। अगर ट्रेड करना है, पंट करना है तो अनिल जी बेस्ट तरीका है टाटा स्टील की 5500 का लॉट है, 115 की एक कॉल लें, 118 की बेच दें, किसी को ऊपर की बेचनी है 119 या 20 की बेच दें। मतलब कोई भी इंप्रोवाइज कर सकता है इस ट्रेड को, बट एक बहुत ही लिमिटेड रिस्क से लॉन्ग करना चाहिए। अगर ₹1 लगा के अनिल जी ₹3 मिलते हैं तो 3 गुना पैसा होता है और 5500 का लॉट है। तो एक ट्रेड है अनिल जी ये टाटा स्टील का। दूसरा ट्रेड है अनिल जी एक बैंक निफ्टी, जो मैं भी इंडेक्स की बात कर रहा था। बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि अनिल जी अगले 3 दिन में आगे पीछे करके एक अप मूव दे सकता है, लेकिन उसको प्ले कैसे करना है। 46,000 चल रहा है अनिल जी स्पॉट, 46,000 की एक कॉल लेनी है, 46,500 की 2 कॉल बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी 95 से ₹100। फिर रिपीट करता हूं अनिल जी, 46,000 की एक कॉल लेनी है, 46,500 की 2 बेचनी है, कॉस्ट आएगी ₹100। अगर 46,100 के ऊपर चलना शुरू हो गया, क्योंकि हमें लगता है कि अनिल जी कहीं ना कहीं अगले 3 दिन के अंदर ये एक मूव 46,500 की तरफ आनी चाहिए। मतलब नीचे अगर हम कहते हैं कि गैप डाउन पे लेना चाहिए, अगर मार्केट बाय डिप है तो अनिल जी अगर डिप नहीं आया तो कुछ मिस ना हो जाए, तो इसलिए इस तरह से 9500 लगाने चाहिए। 9500 बैंक निफ्टी की अनिल जी 40,000 कॉल के लिए इतना ओपन इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कवर हो जाएंगे। सेफ कहां तक अनिल जी 47,000 तक। तो ये 1000 पॉइंट ऊपर का एक ऐसा बैंड है, इसमें अगर अनिल जी 300-400 पॉइंट की रिकवरी आ गई या ऊपर की मूव आ गई तो 100 के 300, 400, 500 रुपए भी बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बैंक निफ्टी का एक स्प्रेड बनाना चाहिए। तीसरी चीज अनिल जी, अभी आईटीसी पे बात हो रही थी, एक तो आपने चीज कवर की कि बिल्कुल ये, क्योंकि ये न्यूज काफी दिनों से चल रही थी, उसका एक झटका लगा। और दूसरा अनिल जी एक ये भी है कि ये जो पार्शियल डीमर्जर है ये स्ट्रीट को इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग फुल डीमर्जर। तो लेकिन अभी आईटीसी मुझे लगता है कि होटल पे ऐसा मतलब ये कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते, तो वो चीज आई थिंक थोड़ी नापसंद आई है, नहीं तो अच्छी मूव आ सकती थी। चौथी चीज अनिल जी एक ये ब्रिजेश है, मैं ब्रिजेश से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जितनी भी ये चीजें मतलब जो ये रेगुलेशंस चेंज होते हैं या नए नोटिफिकेशन आते हैं, ये सब जो ओनर्स है ब्रोकर पे आ जाता है। अब वागले जी, राकेश जी, कुणाल जी तो कोई कमेंट करेंगे अनिल जी, वो तो ब्रोकिंग में नहीं है, वो तो मालिक हैं। अनिल जी सारी चीजें मतलब ब्रोकर को इंश्योर करनी है, मतलब वो घर पे क्लाइंट क्या खाता है, क्या पीता है, कितना माइट है, कितना ले सकता है। मतलब आने वाले टाइम में तो ऐसा लगता है कि वो क्लाइंट का रिश्ता भी होगा, मतलब रिश्ते भी होंगे उनके बेटा बेटी के, वो भी ये कहेंगे हमें इंश्योर करना है कि वो सब ठीक है कि नहीं। तो अनिल जी ब्रिजेश को बोलो प्लीज हमें रिप्रेजेंट करें, सारा ओनर्स ब्रोकर में मत डाले ये सेबी। जी जी, वैसे आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज शाम को सेबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो पूरी मीडिया को बुलाया गया है। नो एजेंडा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो पता नहीं अब क्या किस तरह के ऐलान होंगे। हमने आपने बताया तो सही, लेकिन हमने ब्रजेश को ऑलरेडी भेजा है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ब्रजेश ऑफिस से निकल चुके हैं और इसीलिए आज हमने जल्दी में उनका लिंक भी लिया। एक मिनट रुकिए, टीवीएस मोटर्स के रिजल्ट आए, एक बार जल्दी से रिजल्ट देख लेते हैं जी। 468 करोड़ का मुनाफा आया है, हमारा अनुमान 450 करोड़ का था, तो बहुत ही शानदार नंबर आपको आते हुए दिख रहा है। और ये मुनाफा पिछली बार 321 करोड़ का था, तो 321 करोड़ से बढ़कर 468 करोड़ का ये जो मुनाफा है अनिल जी बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक ऑलमोस्ट 42-43% बढ़कर ये मुनाफा आपको आते हुए दिखा है। आय भी 7,220 करोड़ की आती हुई दिखी है, थोड़ा हमारे अनुमान से कम है। हमने 7,320 करोड़ का अनुमान लगाया था, उसके सामने 7,220 करोड़ की आय, तो 100 करोड़ अनुमान से कम है, बट नॉनदलेस 6,000 करोड़ से बढ़कर आपके लिए आय 7,220 करोड़ की आई है। तो 20% का आय में आपने उछाल आते हुए दिखा है, 42-43% का आपने उछाल मुनाफे में आते हुए दिखा है। ऑपरेशनली भी हम अच्छे नंबर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे अनुमान करीब 30% इनका एबिटा बढ़कर आना चाहिए, और साथ ही मार्जिन्स में भी हम हल्का सा एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एबिटा इनका 27% बढ़कर आया है, 764 करोड़ का आया है, हमारा अनुमान 790 करोड़ का था। मार्जिन्स भी 10% से बढ़कर 10.6% के आए हैं, हमारा अनुमान 10.8% का था। अनिल जी अनुमान मुताबिक ही नंबर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं, मुनाफा थोड़ा अनुमान से बेहतर है, बाकी नंबर्स अनुमान मुताबिक या अनुमान से स्लाइटली कम आए हैं, बट अच्छी ग्रोथ दिखाकर आए हैं ये नंबर्स। तो नंबर्स किसी भी लिहाज से खराब नहीं है, थोड़ा अनुमान से सुस्त है ऑन एन ऑपरेशनल बेसिस, बट नॉनदलेस बढ़िया नंबर्स आए हैं। एक बार कुणाल जी से मैं चार्ट चेक भी लेना चाहूंगा। चार्ट लेने से पहले मैं मजा नहीं आया नंबर। हाँ, जिस हिसाब की से दौड़ लगाई थी स्टॉक ने, वैसे दमदार वैसे नहीं है, एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया। मार्जिन से उम्मीद से थोड़े से 20 बेसिस पॉइंट कम है, ठीक है।
मुनाफा 450 करोड़ का, कामकाजी मुनाफा हमारा अंदाज था 790 करोड़ का, 764 है, 764 करोड़ है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कम है। मुनाफे का आंकड़ा भी उम्मीद से कमी आया है, 450 करोड़ की हमारी उम्मीद थी और 468 है। मुनाफा थोड़ा सा, बाकी तीन थोड़ा अनुमान से कम है, बाकी सब हाँ थोड़ा सा। और डीप मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रेवेन्यू मिस है ना, थोड़ा सा वो शायद बाजार 7,320 करोड़ का रेवेन्यू मिस है, तो नंबर्स अच्छे नहीं है दीप, मतलब ऐसा नंबर्स नहीं कि जिसके से अभी क्या है, आप लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, अब आप डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, आपको है ना इनलाइन रिजल्ट भी अच्छे नहीं माने जाते और इसमें तो थोड़ा रेवेन्यू मिस दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जो नंबर्स हम टू व्हीलर्स के देख चुके हैं उसके कंपैरिजन में थोड़े ढीले नंबर है, उतने दमदार नहीं जितने बाकी कंपनियों के हैं, मतलब उनके कंपैरिजन में मुझे। और सबसे ज्यादा महंगा स्टॉक की टू व्हीलर में आपका टीवीएस ही है, करेक्ट। तो टीवीएस तो देखो लाल निशान में आ भी गया, हाँ 2.25% मतलब जोर से घटा है, इसका मतलब वो सही घट रहा है एक्चुअली नंबर्स में। वो टॉप लाइन मिस थोड़ा सा मुझे लगता है, हाँ, और ऑपरेशनल आपका 764 करोड़ थोड़ा सा जो मिस है। ऐसे हाईएस्ट एवर एबिटा है इनका, बट अनुमान से थोड़ा कम आया है। वो अब है ना रिजल्ट को अलग तरीके से देखना पड़ेगा, लाइफ हाई पे आपको है ना वो चलेगा नहीं, मिस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अभी क्या हर एक, अभी कौन सा आया था जो हर एक पैमाने पे आपके लिए आउट परफॉर्मर आया था, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक ज्यादा भागते नहीं, कैनरा बैंक आप देख लो सब जगह, लेकिन फिर भी नहीं भागते, जबकि ये तो बैंक है। सो आई थिंक थोड़ा सा मिस है दीप। एक बार हाँ आप कुणाल जी से राय ले, कुणाल जी चार्ट। अनिल जी बस आपके बोलने की देर थी और उसके बाद स्टॉक औंधे मुंह गिरा। अनिल जी 1370 चल रहा था और अब 1314 चल रहा है, तो जो आपने रिजल्ट्स में पढ़ा अनिल जी उसी का परिणाम है, बड़ी गिरावट आते हुए दिख रही है। अब एक बड़ा सपोर्ट चार्ट पर है 1295 के आसपास, 1295 और लगभग वही लेवल्स अब आ चुके हैं। ये लेवल अगर ब्रीच होते हैं तो स्टॉक में आपको और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है एक स्टॉप लॉस जरूर रखें 1295 पर क्लोजिंग बेसिस का, उस लेवल के नीचे अगर स्टॉक फिसलता है तो निकल जाने के लिए। ओके लेकिन मैं फिर आपको एक चीज़ बता दूं, नंबर्स को आप रिजल्ट के दिन ट्रेड करना बहुत रिस्की और बहुत भारी काम है। उठापटक में ट्रेड न करें। 100 रुपये का मूव 1375 से 1300 ऐसे आ रहा है स्टॉक, तो ऊपर नीचे वापस किसी भी तरह से कैसे भी हो सकते हैं, तो थोड़ी सावधानी से ट्रेड करें, हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें, नतीजे को आराम से देख लें। कल देख लें कि एफआईज की तरफ से किस तरह से अपग्रेड्स डाउनग्रेड्स आए, कितने मिस हैं, मिस होने के कारण क्या है, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है, और अगर किसी को रिजल्ट्स और मैनेजमेंट कमेंट्री का फर्क समझ में ना आए तो एक बार जाकर इन्फोसिस का रिवीजन कर ले जिसमें पता चल जाएगा पूरे सेक्टर से सबसे बढ़िया रिजल्ट देने के बाद कमेंट्री खराब या रिजल्ट खराब देके कमेंट्री बढ़िया। सो हर चीज़ आपको देख के डिसाइड करनी। तो मेरा पॉइंट ये कि रिजल्ट के जैसा अभी कुणाल जी बोल रहे थे इसलिए मेरे ध्यान में आया कि मुझे पता भी नहीं बात करते करते स्टॉक कितना ऊपर नीचे हो गया। तो ऐसा हड़बड़ी में जंप कर करके कोई भी खरीदना बेचने की आदत रिजल्ट पे करना बहुत रिस्की है, थोड़ा सावधानी रखें, ये बताना मेरा फर्ज है। क्योंकि क्या है स्लाइट मार्जिन मिस है, स्लाइट एबिटा मिस है, लेकिन अगर मैनेजमेंट ने कमेंट्री स्ट्रॉन्ग दी तो वापस ऊपर भी हो जाएगा, है ना। सब कुछ अच्छा है, मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी सावधानी वाली आ गई तो घट भी जाएगा। तो आराम से रिजल्ट को, पूरे रिजल्ट को ट्रेड करने के लिहाज से नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप देखिए, वो देखना जरूरी है। वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करी। यूनाइटेड स्पिरिट्स नतीजों के बाद काफी अच्छा भागा था। मैकडोवेल का तो रीजन अलग है, मैनेजमेंट कमेंट्री से ज्यादा वो है कि इनका जो कर्नाटक में जो टैक्स बढ़ा है, तो इनके 15 से 18% प्रोडक्ट सारे महंगे हो रहे हैं, एक वो बड़ा कारण भी है। अदरवाइज तो मैनेजमेंट ने बोला है 14-15% मार्जिन हम आराम से मेंटेन करेंगे, तो 15% भी अगर मार्जिन मेंटेन करता है मैकडोवेल तो किसी हिसाब से खराब नहीं। ठीक है 18% आपके हर बार ना भी आए, लेकिन 15% भी आप मेंटेन करते तो बुरा मान लेगा। हाँ, लेकिन मेन रीजन ये कि इनके जो प्रोडक्ट कर्नाटक में वहाँ टैक्स बढ़ने की वजह से 15 से 18% प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं। आई थिंक स्टॉक का रिएक्शन उस पर ज्यादा है। समझे थोड़ा बिल्कुल नुपुर इसीलिए अरे तो बताया नहीं आपने, इसलिए मैं समझा दीप ऐसे गपशप लगा रहा है। अरे नुपुर बैठे तो मुझसे क्यों पूछा आपने? अरे सर सेटअप कर दिया ना आपने। बताइए। बिल्कुल सर, आपने बड़ा रीजन तो बताया था। कर्नाटका में जो एक्साइज बढ़ी थी, अब अनुमान ये कि 14 से 17% वहाँ पे प्राइस बढ़ेगी, जिसके चलते वॉल्यूम्स में बड़ा डिप आ सकता है। तो एक ये रीजन है जो बाजार को अभी फिलहाल एक कंसर्न नजर आ रहा है। दूसरा, जो आईपीएल से प्रॉफिट्स इस क्वार्टर में कंपनी के आए हैं वो नियर टर्म में उतने अच्छे नहीं रहेंगे जितने हमने Q1 में देखे थे, क्योंकि जो प्लेयर्स है और जो टीम की कॉस्ट है वो थोड़ी बढ़ सकती है, जिसके चलते यहाँ पर भी मार्जिन में डिप हो सकता है। एक और कारण है जिसके चलते आज थोड़ा यहाँ पे दबाव स्टॉक में नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो कंपनी ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस कॉल में उनके जो
एडवर्टाइजिंग के स्पेंड्स है वो अभी नॉर्मल लेवल पर नहीं है। पिछली तिमाही में वो कम होकर आए थे और उनका अब ये कहना है कि वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे आने वाले क्वार्टर में, तो जिसके चलते मार्जिन की रन रेट 14-15% के आसपास ही रहेगी। इस क्वार्टर में कंपनी ने करीबन 18% के मार्जिन किए थे। रूट टू मार्केट जो पॉलिसी दिल्ली में आई थी उसके चलते वॉल्यूम्स में भी इम्पैक्ट दिखा है और बहुत कम वॉल्यूम्स अब दिल्ली में दिखे जा रहे हैं, जिसका भी एक इम्पैक्ट अभी आपको स्टॉक में नजर आएगा। इसके अलावा जो मिड और अपर प्रीमियम सेगमेंट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैनेजमेंट ने भी यहाँ पे कंसर्न दिखाया है, मार्केट शेयर से रिलेटेड यहाँ पे कंसर्न्स आ सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें जो बाजार को भी फिलहाल एक कंसर्न के रूप में नजर आ रही है। और ये भी कहना है कि जो गवर्नमेंट इलेक्शंस आने वाले हैं उसके चलते भी एक बड़ा ओवरहैंग डिमांड को लेकर हो सकता है। लेकिन इन सबसे अलग प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी अभी भी बरकरार है। उनका कहना है कि लग्जरी पोर्टफोलियो में जो मांग है वो काफ़ी स्ट्रांग है, वॉल्यूम ग्रोथ आने वाले समय में रहेगी, इंडस्ट्री की भी वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी और इंडस्ट्री से आउट परफॉर्मेंस करते हुए कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स को रिवैम्प किया है, उनको नए बनाया है, उसका भी रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। तो प्रीमियम स्टोरी यहाँ पे प्ले आउट होगी, लेकिन आईपीएल की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम होकर आ सकती है आने वाले क्वार्टर्स में और कर्नाटका का इम्पैक्ट दिखेगा, जो एक कंसर्न फिलहाल बाजार को नजर आ रहा है। तो एक तो कर्नाटका के कंसर्न, आईपीएल का प्रॉफिट कम आएगा। प्रॉफिट अभी अच्छा आया है पर उनका मानना है कि प्लेयर्स और टीम की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी तो प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है। ओके, ठीक है। तो ये है आपके लिए मैक डेवलपर इस वक्त पूरा का पूरा एक्शन आता हुआ। चलिए बढ़िया, आइए कुछ और बिगुल्स आपके तैयार है, एक के बाद एक आने की तैयारी में। पहले सुपरसीड सिद्धार्थ जी के लिए बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, ये स्टॉक है एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो जो स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स बनाती है, इस पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 1500 रुपए का, 1500 रुपीज का एक ही टारगेट दे रहा हूँ। स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में है मार्केट शेयर दमदार 55% का। और पहली तिमाही की कंपनी ने अपडेट दिए हैं, रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, पर अपडेट ये कह रहे हैं कि 56% के वॉल्यूम्स में इजाफा हो सकता है वाई बेसिस में। तो रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद, कंट्रीब्यूशन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है। 3.6 मिलियन टन की कैपेसिटी जो बढ़ के 5 मिलियन टन की कैपेसिटी हो सकती है। और EBITDA पर टन का जो गाइडेंस दे रही है मैनेजमेंट, वो 5,000 रुपए प्रति टन का दे रही है। तो 500 से 600 करोड़ का केपेक्स। तो मुझे लगता है कि एपीएल अपोलो स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में है बेहतरीन कंपनी, 1500 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए एपीएल अपोलो 1500 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। बिगुल सचित जी के लिए बीटीएस डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर बजाज फिनसर्व में एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट है, कंटिन्यूएशन के ही संकेत है। पर्टिकुलर पैटर्न का टारगेट काफी लंबा है, लगभग 100 पॉइंट की यहाँ से तेजी नजर आ रही है। बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 1705 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। तो यहाँ पर बजाज फिनसर्व में खरीदारी करने की सलाह, लगभग अराउंड 1660 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1638 पे। एक ही टारगेट दूंगा ट्रेडिंग के लिहाज से 1705 का। डिस्क्लोजर ये होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है एंड वहां पर भी मुझे लग रहा है 1640 के कॉल ऑप्शन द्वारा भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है अगस्त सीरीज में। ओके, ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व। ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड करिए, वरना फ्यूचर्स में 1705 के टारगेट सचित आपको दे ही रहे हैं। बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, एक सेल कॉल अभी मेरे रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 418.50, 419, 418.50, 419 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है अपोलो टायर। अपोलो टायर के अंदर बिकवाली है। अपोलो टायर के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। कल का जो लो है स्टॉक का, वो अभी जस्ट ब्रेक हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपोलो टायर के अंदर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है 1-2 दिनों के अंदर। अपोलो टायर के अंदर यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 424, 425 के पास है, तो 425 का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा और यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 410 का इसका पहला टारगेट बनेगा। 410 का भी लेवल टूट सकता है और 405 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अपोलो टायर के अंदर बिकवाली करें 425 के स्टॉप लॉस से 410, 405 के टारगेट्स के लिए।
ओके, तो यह आपके लिए बिकवाली की राय आ रही है अपोलो टायर्स में। और नजर रखिए SRF पर। नंबर्स तो डिसअपॉइंटिंग थे ही, अब नंबर्स के साथ इन्होंने अपनी गाइडेंस को भी घटाया है, या फिर आगे के लिए सुस्त कारोबार, धीमे कारोबार की ये बात कर रहे हैं। पैकेजिंग, यहां पर इन्हें कमजोरी आती हुई दिख रही है। फ्लोरोकेम, यहां पर इन्हें कमजोरी आती हुई दिख रही है। पैकेजिंग बिजनेस में तो ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड डाउन साइकिल आ रहा है, जिसकी वजह से इनके मुनाफे में जो गिरावट आई है वो है। तो ये समझा रहे हैं कि मुनाफे में जो इस बार गिरावट है वो पैकेजिंग बिजनेस के धीमेपन में है। आने वाली तिमाही में भी ये कह रहे हैं कि ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। फ्लोरोकेमिकल्स बिजनेस, यहां पर सेल्स इन्हें कमजोर आती हुई दिख रही है। तो इन्वेंट्री अनवाइंडिंग भी हो रही है ग्लोबली। आने वाले 2 तिमाही के लिए एटलीस्ट मैनेजमेंट को लग रहा है कि यहां पर धीमापन रहेगा। तो सुस्त कमेंट्री भी आई है, जिसकी वजह से अब आप फर्दर प्रेशर आते हुए दिख रहे हैं। तो जो मुनाफे में गिरावट है उसका क्लियर वजह ये कह रहे हैं कि पैकेजिंग बिजनेस में धीमेपन है। उसके बाद कह रहे हैं फ्लोरोकेमिकल्स की सेल्स कमजोर हो रही हैं। ग्लोबली हम देख रहे हैं कि मार्केट में इन्वेंट्री आ रही है, चीन की तरफ से काफी इन्वेंट्री रिसेंटली आई है। तो अगले 2 तिमाही के लिए अनिल जी से वो भी एनकरेजिंग नहीं है। तो जो आप पॉइंट कह रहे थे, अगर किसी को लेना है, बहुत ही रिजल्ट खराब है, वो तो फिर आगे और गिरावट नहीं, मतलब कुछ ज्यादा ही खराब है एक्चुअली। 20% के मार्जिन 4.5% पे आ गए इनके पैकेजिंग वाले। मतलब 25% रह गए मार्जिन, जो मतलब जितने मार्जिन हुआ करते थे। मतलब ये तो कमेंट्री सुनने के बाद और ज्यादा डर लगा। हाँ, इसलिए फॉल अब आया है। आप देखिए मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो और भी ज्यादा खराब है। रिजल्ट तो खैर खराब है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए एक बार जरा मैं फिर से वागले साहब के पास जाऊंगा। मुझे याद है वागले साहब कह रहे थे 2160-70 कुछ बता रहे थे कि उसके नीचे काफी खराब होगा। वागले साहब क्या लेवल थे? वो फ्यूचर्स के लेवल है, कैश के जरा एक बार बताइए मुझे। अनिल जी, 2160 फ्यूचर के लेवल मैंने कहा था, उसके नीचे बहुत खराब है। सीधा 2100 तक रुकना ही नहीं है। अभी अगर किसी ने बेचा है 2160 के नीचे, 2100 तक बुक मत करिए, शायद 2100 भी अभी ब्रेक करेगा। और जो वॉल्यूम से ये डाउनफॉल हो रहा है, आप 2170 के स्टॉप लॉस डाल के बैठ जाइए, आपको 2100 तो कम से कम मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। 2170 का स्टॉप लॉस डाल के शांति से बैठिए। 2100 के आसपास आराम से आपको काटने के मौके मिलेंगे। अब जाके एकदम शार्प फॉल आया है, और ये फॉल बिल्कुल वाकई में थोड़ा सा डराने वाला है, क्योंकि ये पूरे सेक्टर के लिए जो माहौल सेट कर रहा है वो खराब है। और कमेंट्री मैनेजमेंट की और भी खराब आती हुई दिख रही है। इन्वेंट्री लिक्विडेशन का असर 2 तिमाहियों तक रहेगा। 2 तिमाहियों तक, मतलब आपका तो ये गया साल लगभग, ये साल, ये फाइनेंशियल ईयर गया। Q1 के खराब है, अगले 2 के वो खुद ही के सामने से कह रहे हैं खराब रहेंगे। आखिरी में देखो अगर कुछ रिकवरी होती है। नहीं, मेरे ख्याल से तो अब कल आप डाउनग्रेड कैसे आएंगे वो क्या समझ में नहीं आता। मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही खराब नंबर आएंगे। तो SRF के नंबर थोड़ा सा सावधान रहें, तेजी की पोजीशन बनाने के पहले थोड़ा सा अलर्ट रहें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। बिल्कुल। आइए, वागले साहब से SRF की अभी बात करी थी, ट्रेडिंग कॉल भी लेते हैं उनके। वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। दीपांशु, एक्चुअली मेरा SRF पे ही कॉल था जब 2160 तोड़ा, लेकिन अभी ये लेवल पे बेचना नहीं है। अगर आपने उसके आसपास बेचा 2160-55 के आसपास, तो 2100 तक का आपका टारगेट होना चाहिए। मेरे को यही कन्वे करना था। चलिए, ये है आपके लिए SRF पर वागले साहब की राय। इस समय काफी बुरी गिरावट हो रही है, बट S लेटर का एक स्टॉक है जो आज बाजार में कमाल कर रहा है, और वो है आपके लिए SJVN। 16% की तेजी इस पर आपको आती हुई दिख रही है। सुबह से ही हमने देखा है स्टॉक पर बड़ा एक्शन बना हुआ है। अभी भी अगर आप देखें लगभग 13.5% की गेन्स होल्ड कर रहा है। तो बढ़िया उछाल SJVN में आपको बनते हुए दिखा है। स्टॉक आई थिंक रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहा है। सुमित जी से हमने लगातार इसकी बात करी है। पिछले हफ्ते गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट आई थी, बट आज एक नया ट्रिगर है SJVN के लिए। आइए समझते हैं कुशल के साथ। कुशल, क्या हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर कंपनी नए ऑर्डर्स जीतते हुए नजर आ रही है, जो एक बड़ा ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है SJVN के लिए। इनफैक्ट 2 ट्रिगर्स है। सबसे पहले तो सोलर प्रोजेक्ट्स की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर जो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन है, इनसे करीबन इनको 7,000 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ इंटेंट मिलता हुआ दिख रहा है इसकी सब्सिडियरी को, जो कि 1200 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ये LOI मिलता हुआ दिखा है। इनफैक्ट पिछले 3 महीने में आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ तक के इनको ऑलरेडी सोलर प्रोजेक्ट्स को ऑर्डर्स इन्होंने जीत लिए हैं, और ये एक और ऑर्डर विन ये शामिल होती हुई दिख रही है। अब इसमें अगर आप देखेंगे कंपनी का अभी मौजूदा जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है करीबन 81.9 मेगावाट की है, तो आप सिग्निफिकेंट आगे चलकर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में इनका जो रेवेन्यू शेयर होने वाला है वो एक बड़ा स्पाइक लेकर आते हुए नजर आएगा। दूसरी बड़ी चीज, जैसे कि मैं बता रहा था कि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए
आरईसी के साथ इन्होंने करार किया है और आरईसी करीबन 50,000 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग इनको करती हुई दिखेगी, जिसके अंतर्गत बैटरी स्टोरेज, ई व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन स्टोरेज के निर्माण के लिए ये सभी के सभी जो वर्टिकल्स हैं इसके लिए ये फाइनेंसिंग होती हुई दिखेगी। तो इसी वजह से एसजेवीएन आप देखिए आज बड़े फोकस में दिख रहा है और 15-16% की तेजी छोटी नहीं है, अपने आप में काफ़ी बड़ी होती हुई दिखी है आज के दिन में। तो एसजेवीएन बढ़िया तेजी में ये काउंटर आते हुए दिख रहा है, एक्शन भी इस पर भरपूर है। सुमित जी, लाइफ हाई पर एसजेवीएन क्या करना है इन लेवल्स पर सर? दिपांशु, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अभी भी होल्ड करना है। स्टॉक जैसे डिस्कशन किया था सुबह 60 रुपए तक के इमीडिएट लेवल दिखा सकता है। 60 का लेवल टूटा तो और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर नीचे में 52 के आसपास या 51.5 के आसपास का लगा के पोजीशंस होल्ड करें। 60 का पहला टारगेट, 60 का लेवल टूटने के बाद 10% का ऊपर की तरफ का मूव और देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए एसजेवीएन जहां पर रखनी है नजर। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, इसके भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफे से घाटे में आ गई है कंपनी, खराब नंबर्स आए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के। 13.5 करोड़ के मुनाफे के सामने 8.5 करोड़ का घाटा आते हुए दिख रहा है कंसोलिडेटेड बेसिस पर। आय यहाँ पर हालांकि बढ़कर आई है, 1200 करोड़ की आय बढ़कर 1293 करोड़ की आपको आय आती हुई दिख रही है, बट मुनाफे का आंकड़ा आपको डेफिनेटली गिरकर घाटे में आते हुए दिख रहा है। कामकाजी मुनाफा ये 65 करोड़ से बढ़कर 67 करोड़ का है। तो आई थिंक ये जो घाटा है देखना पड़ेगा, कुछ वन ऑफ है जिसकी वजह से इनके लिए घाटा आया है या क्योंकि कुछ और है, क्योंकि रेवेन्यू में डिसेंट ग्रोथ दिख रही है, एबिटा फ्रंट पर भी स्टेबल नंबर्स आपको आते हुए दिखे हैं, बट ये घाटा कहाँ से आ गया, मे बी कुछ वन ऑफ एक्सेप्शनल आइटम है जिसकी वजह से हुआ है, वो देखते हैं, वो डिटेल्स निकालते हैं। बट स्टॉक ऑफकोर्स ये जो घाटे का आंकड़ा है उसके बाद नेगेटिवली रिएक्ट आपको करते हुए दिख रहा है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का 3% नीचे ये काउंटर हो गया। कुणाल जी, चार्ट्स भी जरा देख लें, नंबर्स आने के बाद थोड़ा शार्प रिएक्शन दिखा रहा है नेगेटिव। देखिए दीपांशु, कमजोर चार्ट पर स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत है। नीचे के लेवल्स पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जरूर बना है, लेकिन जो ऊपर से सेल ऑफ आज देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक को और नीचे ले जा सकता है और हो सकता है कि एक बार के लिए आपको 390 का भाव भी देखने को मिल जाए। तो 390 के आसपास जरूर एक बड़ा सपोर्ट है स्टॉक को, लेकिन इन स्तरों पर मेरी वेट एंड वॉच करने की राय है। जिनके पास पहले की पोजीशन है 390 का स्टॉप लॉस रखें, इंतजार करें। 420 के ऊपर अब जब स्टॉक दोबारा निकलेगा तभी इसमें दोबारा से आपको ताकत और मोमेंटम देखने को मिलेगा। इनके जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो बढ़कर आए हैं। 26 करोड़ के सामने इनका अदर एक्सपेंसेस का आंकड़ा आपके लिए 38 करोड़ का आते हुए दिख रहा है, तो वहां से डेफिनेटली एक डेंट आपको पड़ते हुए दिखा है। ये क्लियरली इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। अदरवाइज अदर इनकम कंपोनेंट तो इनका ठीक था, बट थोड़ा एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से कंपनी की तरफ से ये ओवरऑल घाटा आते हुए दिखा है। तो ये है आपके लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। मार्जिन 5.4% के घटकर 5.1% पर आए हैं। आइए बात करते हैं कुछ और काउंटर्स पर भी जहां पर एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है, और उसमें है टाटा मोटर्स। कल आने वाले हैं इसके नतीजे। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए कैसे रहेंगे नंबर्स। कुशल, टाटा मोटर्स। बिल्कुल दीप, तो टाटा मोटर्स नंबर्स काफ़ी शानदार रहने वाले हैं क्योंकि कंपनी की कंसोलिडेटेड बेसिस पर आय करीबन 41% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 71,935 करोड़ से बढ़कर इस साल 1,01,500 करोड़ कंपनी अपना ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो दर्ज कर सकती है। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पर भी सिग्निफिकेंट बढ़त एक्सपेक्टेड है। 11,550 करोड़ पर पिछले साल यही आंकड़ा लगभग 3,200 करोड़ रुपए का था, तो इस वजह से मार्जिन 4.5% से बढ़कर 11.5% की हम उम्मीद कर रहे हैं और मुनाफा कंपनी इस बारी 2,000 करोड़ का रिपोर्ट कर सकती है। पिछले साल यह आंकड़ा घाटे का था, करीबन 5,000 करोड़ रुपए का, तो घाटे से मुनाफे में आते हुए दिख सकते हैं टाटा मोटर्स। और अगर आप वॉल्यूम के लिहाज से बात करेंगे तो जेएलआर की करीबन 29% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, और साथ ही जो भारत का सीवीपीवी कारोबार है वहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान वॉल्यूम के लिहाज से देखने को मिल रहा है। रियलाइजेशंस पर जेएलआर करीबन 23.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। वहीं भारतीय कारोबार में बहुत ज़्यादा जो है रियलाइजेशंस के लिहाज से भी आपको बढ़त नहीं है, पर साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो परफॉर्मेंस आएगी कंपनी की, क्योंकि चिप सप्लाई इंप्रूव होती हुई दिखी है, तो उससे जितनी भी इनकी ऑर्डर बुक है वहाँ पर एग्जीक्यूशन भी बेहतर हुआ है, खासकर जेएलआर को लेकर, और जिस तरह की ऑर्डर बुक है आगे चलकर कंपनी की वो भी काफ़ी शानदार है। साथ ही जो रॉ मटेरियल की कीमतों में गिरावट हुई है उससे भी कंपनी को काफ़ी हद तक फ़ायदा मार्जिन्स के लिहाज पर होता हुआ दिखा है। तो हर एक पैरामीटर पर कंपनी का बेहतरीन प्रदर्शन आता हुआ दिख सकता है टाटा मोटर्स का। ओके, टाटा मोटर्स अच्छा प्रदर्शन करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ये आपके लिए आया था।
टाटा मोटर्स तो करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो हर बार अच्छी नहीं, रहती पिछले है। क्वार्टर तो किया था पिछले भाई क्वार्टर साहब, किया था, हाँ। पिछले क्वार्टर पहली बार किया था, ऐसा मत करो दीप, पिछली बार किया था। हाँ, अब टीवीएस को देख के डर लग रहा हो तो अलग बात है। हाँ, ये अलग बात है कि टीवीएस देख के डर लग रहा हो कि टीवीएस ने आज थोड़ा सा मामला ढीला कर दिया। स्टॉक 1310 के आसपास ही, लेकिन टाटा मोटर्स 630 के आसपास हमारा ऑल टाइम फेवरेट है ये, तो नंबर तो अच्छे आने चाहिए। इस बीच कुछ और बिगुल की तैयारी, कौन है जरा तैयार बिगुल सुमित जी के लिए? सुमित के सुपरहिट। आमतौर पर सुमित जी के दो बिगुल के बीच में 15 मिनट आधा घंटा आराम से काफ़ी समय होता है, बहुत मतलब फुर्सत में देते हैं। लेकिन जब भी बैक टू बैक जल्दी जल्दी बिगुल आए तो समझ लीजिए शॉर्ट कॉल आ रहे हैं। जी सुमित जी बताएं। सही पहचाना अनिल जी आपने। जी सर। अनिल जी, मार्केट्स में थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है, मार्केट्स के अंदर थोड़ा सेलिंग प्रेशर है और आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया सेल साइड में, उसका अभी भाव चल रहा है 386, 387, 386, 387 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है बी सॉफ्ट। बी सॉफ्ट में पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी तेजी के बाद अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का संकेत मिल रहा है। लास्ट 2 दिनों में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, ये दबाव अभी थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए और 10-20 रुपए का फॉल स्टॉक में यहां से देखने को मिलना चाहिए। तो बी सॉफ्ट में यहां पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 393, 394 के पास है, तो 394 का स्टॉप लॉस लगा के बी सॉफ्ट में यहां पे बिकवाली करें। इस हफ्ते में स्टॉक में जो नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 375 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 370 रुपए का। बिकवाली करें 394 के स्टॉप लॉस से 375 और 370 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय बिरला सॉफ्ट में बिकवाली करने की सुमित जी की तरफ से आती हुई 394 के स्टॉप लॉस के साथ। बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कोरने का। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है भेल BHEL पे खरीदारी की राय है। इस वातावरण के अंदर BHEL पिछले 3 दिनों के हाईस के ऊपर निकल रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 108, 110 की तरफ मार्च कर रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, इंट्राडे चार्ट्स पर एक बहुत विशेष पैटर्न बना है जिसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, और बिल्कुल कॉपी बुक उदाहरण आपको उस पैटर्न का नजर आएगा चार्ट खोल करके देखेंगे तो। और 97 के ऊपर प्राइस निकला है तो एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, तो यहां पर खरीदारी करके चले। स्टॉप लॉस 97 पे रखें, 97 के स्टॉप लॉस से खरीदी करनी है। पहला टारगेट स्टॉक के लिए 102 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 105 रुपए का, तो 105 के टारगेट के लिए भेल में खरीदारी की राय है। भेल BHEL पर खरीदारी करें। आई थिंक थोड़े समय पहले आशु जी की भी रडार पर था 100 के लेवल्स की, वो भी बात कर रहे थे। 102, 105 के लेवल्स अब चार्ट कॉर्नर में भी आ रहे हैं राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। आइए एक बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताए सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, ये ऑटोमोबाइल की कंपनी है। टीवीएस ने तो निराश किया, बट ये ऑटोमोबाइल की कंपनी मुझे लगता है कि नतीजे अच्छे रहे थे। अशोक लेलैंड पे खरीदारी की राय है। टारगेट शॉर्ट टर्म आपको रखना है 188 का। इसमें भी हमारे अपग्रेड जाए हैं। टारगेट पोजिशनल रहेगा 215 का, 215 का, 188 फॉलोड बाय 215। FY23 के जो मार्केट शेयर देखा गया है वो 2.5% बढ़ के 18% पे देख रहे हैं हम। LHCV लो छोटे जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, इसमें 35% का कंट्रीब्यूशन, ट्रक्स के 55% का कंट्रीब्यूशन, और Q1 में हमने जो देखा है 13% रियलाइजेशन बेहतर हुए हैं। अबिटा मार्जिन पे एक्सपैंड होकर 10% पे देखे गए हैं। MHCV मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल में ग्रोथ 10 से 12% की उम्मीद लगा सकते हैं ये साल में। FY24 में अब बसेस के सेगमेंट में मैनेजमेंट कह रही है 30% के ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। वॉल्यूम्स भी CAGR 7% से ग्रोथ देख रहे हैं। मुझे लगता है कि कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अशोक लेलैंड अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैनेजमेंट की गाइडेंस भी अच्छी है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 188 और पोजिशनल टारगेट रहेगा 215। ओके, तो ये है आपके लिए राय अशोक लेलैंड पर। आइए, बैंक से बेनिफिट तैयार है आशीष हमारे साथ। आशीष जी,
6 स्टॉक है सर बैन में हमारे 6 पास हैं ऑलरेडी। हाँ 6 ऑलरेडी हैं, इनमें से 3 तो लग रहा है कि आज निकल जाएंगे, एक ने तो कंफर्म कर दिया है। L&T फाइनेंस है 76% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, 80% से नीचे आ गई है। L&T फाइनेंस तो अभी बोले हैं, सिद्धार्थ जी लेने के लिए भी बोले हैं। हाँ तो और बेंच से बाहर भी आ रहा है, आ जाएगा। सिद्धार्थ जी तो कल ही मैसेज करेंगे टारगेट अचीव, थैंक यू। उनका थैंक यू पूरा आता है मैसेज में, बिल्कुल कंप्लीट थैंक यू आता है। सिद्धार्थ जी कल करेंगे मैसेज। आई होप सो अनिल जी, आपके मुंह में घी शक्कर। ओके ठीक है, दोनों ही वजन बढ़ाने वाले, फैट। ओके ठीक है, घी और शक्कर जी बताएं। तो एक तो L&T फाइनेंस आ जाएगा बाहर, और दूसरा सर मनप्पुरम है, यहाँ पर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, समय बना हुआ है लेकिन अभी 16 मिनट है हमारे पास, 80.6% है, बॉर्डर लाइन के करीब ही है, नीचे नहीं आया है। तीसरा नाम आता है बलरामपुर चीनी का, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 81% है, सिमिलर 80.6% है, थोड़ी सी घटनी है पोजीशन, समय बचा हुआ है। तो ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो बैन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन सर हलचल काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। RBL बैंक यहाँ पर देखिए पोजीशन अब हो गई है 122%, 95% के आंकड़े को काफ़ी अच्छी तरीके से क्रॉस कर लिया, तो स्टॉक ने निश्चित कर लिया कि बैन में आएगा। कैनरा बैंक यहाँ पर पोजीशन है 111%। हाँ अच्छा, रिजल्ट्स के बाद बहुत पोजीशन है, और स्टॉक 350 वाला 340 हो गया, मिटाई हुई है इसकी, मिटाई हुई है जोरदार। और इसको भी आना पड़ेगा Shorts बन रहे सर। हैं। इंडस्टार यहाँ पर भी, वोडाफोन आइडिया, इंडस्टार, इन स्टॉक्स में भी हलचल देखने को मिल रही है, 105% है। तो ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जिनकी एंट्री हो सकती है, तो 3 आपके पास बाहर निकलने के लिए, 3 एंट्री करने के लिए, नंबर उतना ही रहेगा। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए। इंडस्टार में तो थोड़ी लॉन्ग पोजीशन बनने के संकेत आए, लेकिन कैनरा बैंक में गैप से ऊपर आने के बाद काफ़ी शॉर्ट्स बने, सारे गेंस खत्म कर चुके हैं रिजल्ट्स के बाद में। मेरे को लगता है वो जो स्लिपेजेस का आंकड़ा है वो थोड़ा सा भारी पड़ता है, जिसकी हम बात कर भी रहे थे। अच्छा, वो नंबर उस वक्त पढ़ने में आ गया, इसलिए हमने तुरंत ही कहा आपको, आप देखिए उसका असर आप देख ही सकते हैं कि स्टॉक पर नजर आ रहा है। तो 3 स्टॉक है, RBL, कैनरा, इंडस्टार अंदर आने की तैयारी में, बाहर निकलने का काम एक तो करेगा L&T फाइनेंस पक्के तौर पर, और बाकी 2 थोड़े बॉर्डर पे है, मूड बना रहे हैं, बाहर निकले या बने रहे। ये है आपके लिए इन स्टॉक्स में पूरा का पूरा एक्शन। आइए कैश का ऑप्शन डे ठक्कर है हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या करना है इस समय। वेरी गुड आफ्टरनून टू दीप। दीप, ओवरऑल अगर आप देखें तो डेटा तो बेयर्स के फेवर में है, इसीलिए यहाँ पे 19,800 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन में सजेस्ट करूँगा। यही वीकली एक्सपायरी का दीप, 19,800 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन इसीलिए बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि यही लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। 153 पर ये ट्रेड कर रहा है, 153 पर 19,800 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 153 पर खरीदे दीप। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं दूर का दूंगा, डेज लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, 90 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 153 पर खरीदे। टारगेट्स भी ऊपर की तरफ जो निकल कर आ रहे हैं, दैट कम्स टू 216, 216 का पहला टारगेट बनेगा इसका, एंड सेकेंड का टारगेट कम्स टू 250। सो 216, 250 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे 19,800 का पुट ऑप्शन निफ्टी का। ओवरऑल अगर आप डेटा यहाँ पे देखें तो दीप हाई लेवल्स पर सस्टेन नहीं हो रहा है मार्केट, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है, एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 19,800 इन द वेरी नियर टर्म ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। इसके ऊपर क्लोज होता है देन डेफिनेटली देयर इज अ गुड चांस ऑफ रिवाइवल, अदरवाइज निफ्टी 19,500 तक के लेवल्स हमें डाउन साइड में दिखा सकते हैं। तो ये है आपके लिए जय की तरफ से 19,800 का पुट ऑप्शन खरीदने की राय। यहाँ पर बाजार में थोड़ी और वीकनेस के संकेत जय को आ ही रहे हैं, ऊपरी स्तरों से बाजार पर प्रेशर भी बना हुआ है। मिड कैप इंडेक्स भी अब नेगेटिव टेरिटरी में आ गया, स्मॉल कैप भी अपनी गेन्स थोड़ी ऊपर से गिव अप कर रहा है, हालांकि अभी भी 1/4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। रेलवे स्टॉक्स में भी थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही है, 3 दिन से बढ़िया खरीदारी हो रही थी यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको मुनाफा वसूली आते हुए दिख रही है। तो थोड़ा बाजार में मुनाफा वसूली, गिरावट, करेक्शन जो भी आप कहना चाहें होते हुए दिख रहा है इस समय। बट अभी हम टाटा मोटर्स के नंबर्स की बात कर रहे थे, इस परफॉर्मेंस के पीछे एक और बड़ा योगदान है इनकी JLR सेल्स का, और भारत में JLR सेल्स, जैगुआर लैंड रोवर की सेल्स काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। एक बार ये भी अपडेट ले लेते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल दीपा, आप देखिए यहाँ पर JLR इंडिया अब यहाँ पर भारत में भी धूम मचाता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो हम देखते हैं कि US में, UK में इनकी काफ़ी अच्छी सेल्स होती है, चाइना पर भी अच्छी सेल्स होती है। टोटल रिटेल सेल्स अगर आप Q1 FY24 की बात करेंगे तो 1 लाख यूनिट से ज़्यादा की यहाँ पर बिक्री होती हुई दिखी है। भारत में आप देखिए पिछले साल करीबन 520 यूनिट्स Q1 FY20
23 की मैं बात करूं तो वो हुआ था। इस बारी ये आंकड़ा 1048 यूनिट्स पर आता हुआ दिखा है। तो Q1 बिक्री में 102% तक का सब्सटैंशियल उछाल, ये रिकॉर्ड बिक्री Q1 में JLR इंडिया की रिटेल सेल्स में आती हुई नजर आई है। अब इसमें रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर, ये 3 मॉडल का सबसे बड़ा योगदान है। 209% का उछाल इनकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया और ऑर्डर बुक में भी Q1 में करीबन 88% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो एक बड़ा मार्केट अब JLR के लिए भारत भी बनता हुआ दिख रहा है। इससे ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि JLR की अगर आप प्री ओन्ड बिजनेस की ब्रांड भी देखेंगे तो वहां पर 137% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो नई कार तो प्री ओन्ड कार तो बिक ही रही है, साथ ही अब नई कार्स की सेल्स में भी काफी बेहतरीन रुझान JLR के पर्सपेक्टिव से भारत के कारोबार में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, JLR की भारत की सेल्स भी आपको इम्प्रेसिव होते हुए दिख रही है। ये इंटरेस्टिंग अपडेट आप लेकर आए हैं हमारे लिए कुशल, शुक्रिया ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए अनिल जी की तरफ से भी 2000 आने की तैयारी में है, इंतजार करिए। अनिल जी ने भी बाजार का कुछ, तब तक वागले साहब तैयार है। वागले साहब तैयार है, चलते हैं उनके पास, वागले का बंडल। बताएं वागले साहब। दीपांशु, ये स्टॉक ऑलरेडी कवर हो चुका है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये पैटर्न, इसके लिए मैं कवर कर रहा हूँ। BHEL जो राकेश जी और कुणाल जी ने कवर किया, इसको BTST करके चले। एक तो आपको कल के दिन में ही 100 का टारगेट मिलना चाहिए, आपका ₹1 नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 98.2550 है, आप 97 का स्टॉप लॉस रख के 101 का टारगेट के लिए कल के लिए प्ले कर सकते हैं। एक वीक का टाइम लेते हैं तो मेरा 110-115 का टारगेट होगा। बहुत ही राउंडिंग बॉटम का पैटर्न निकला है, उसमें से निकला है, तो उसके लिए आपका स्टॉप लॉस 94 का होना चाहिए। ओके, तो 100-101 ये तो आपके लिए इमीडिएट टारगेट हो गया, और उसके बाद 110-115, यानी कि यहाँ से 10 से 15% की रैली वागले साहब को दिख रही है जब ये स्टॉक मूव करेगा। तो बढ़िया एक्शन में आ रहा है, कंसेंसस व्यू एक तरह से बन रहा है BHEL। आइए आशीष है हमारे साथ और लेते हैं उनसे L&T के नतीजों का अनुमान। आशीष, इसका इंतजार है, उससे पहले आई थिंक अनिल जी की तरफ से उनकी कॉल है तैयार। आइए पहले एक बार 3:20 की भी स्ट्रेटजी भी साथ में है ना। पहले आप कॉल ले लीजिए, पहले कॉल ले लेते हैं, आई थिंक वो टाइम सेंसिटिव भी है। ठीक है, अब बिल्कुल कल के 2000 बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल पर चल रहा है 45,965 45,955 के आसपास बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल लेके आइए। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है, मुझे लग ही रहा था। यहाँ पर दो दिन तक 46,000 के ऊपर बंद होने के बाद आज हम 46,000 के नीचे बंद हो रहे हैं। थोड़ा सा नीचे का रास्ता खुल रहा है दीप, हल्का एक करेक्शन जो चाहिए वो आने की तैयारी में कल के लिए, तो यहाँ पर शॉर्ट करने की राय है। 45,950-975 यहाँ बेचना है। 46,200 का अगर आता है ऊपर में खुलता है तो 46,200 के आसपास और बेचना है। अच्छा। 2 टुकड़ों में बेचना है, एक अभी और एक कल अगर मौका मिला के लेवल पे। स्टॉप लॉस होगा आपका 46,375 का लाइफ टाइम हाई के ऊपर का। ठीक है, लाइफ टाइम हाई आपका 46,369-370 है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर 2 टुकड़ों में बेचना है। और नीचे के जो टारगेट बनेंगे दीप, वो टारगेट बनेंगे आपके लिए 45,850, 45,700, 650 और 550। ये 4 टारगेट नोट कर लीजिए। 46,375 का स्टॉप लॉस होगा, 46,200 आएगा तो और बेचना है। 45,850, 45,700, 45,650 और 45,550 ये टारगेट है जिनके लिए आपको करनी है बिकवाली। और दूसरा तरीका ये है कि आप 46,000 का पुट ऑप्शन भी खरीद सकते हैं, अगर आप चाहें तो वो भी मैं लेवल दे लूँ। 46,000 का पुट ऑप्शन आप 240 के आसपास ले लीजिए, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस होगा आपका 190, 50 पॉइंट नीचे का। टारगेट इसके बनेंगे दीप 290, 330 और 375। ये टारगेट है जिसके लिए आपको 46,000 का पुट ऑप्शन खरीदना है। तो ये है बैंक निफ्टी में आज और कल के लिए आपकी तरफ थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय। और ये बता दूं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है, ये 1-2 दिन के शॉर्ट टर्म ट्रेंड वाले मामले हैं जो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, उसके लिए आपको ये ट्रेड करना है, सिंपल। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए, ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर अनिल जी की तरफ से राय। पुट ऑप्शन खरीद कर भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बाजार पर भी व्यू ले लें। वैसे आपकी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी ने आधा बता ही दिया, बट आइए एक बार मार्केट स्ट्रैटेजी भी ले लें अनिल जी की।
बाकी ग्लोबल मार्केट्स ठीक है सर, सिर्फ हमारे बाजार ही खराब हुआ है, ग्लोबल पिक्चर में कुछ नहीं बदला है। आज बढ़ने की कोई खास ऐसी वजह नहीं है, क्योंकि थोड़ी एफआईएस की बिकवाली है, शुक्रवार का प्रेशर है, थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन और हल्की हो रही है। आज रिजल्ट्स का कहीं से कोई सपोर्ट आपको आया नहीं। एक रिजल्ट ऐसा बताओ जिसकी वजह से आप भागें, खाली एक आईसीआईसीआई बैंक ठीक था वीकेंड पे, कोटक भी आपका डिले हो गया, तो इसलिए ऐसा कोई बड़ा सपोर्ट आपको मिल नहीं रहा। आज दिन के दौरान रिजल्ट आए, एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं जो तोड़फोड़ आपको लगे अरे ये रिजल्ट देख के तो मजा ही आ गया। सो आई थिंक ये रीजन है कि थोड़ा सा हम ठंडे, और वैसे भी एक तरफा तेजी करने के बाद अगर मेरे ख्याल से 19,500 550 निफ्टी आ जाता है तो एक अच्छा हेल्दी करेक्शन होगा, तो खरीदने का काम कल करेंगे। शॉर्ट भी अगर करना है तो आज नहीं शॉर्ट करना, 115 पॉइंट नीचे आकर शॉर्ट करने का मतलब नहीं बनता, और उसकी वजह है कि डाउ फ्यूचर 60 पॉइंट ऊपर है। तो कल अगर आपको एक बार हरे निशान में ऊपर की तरफ मिलेगा, आज भी हम कह रहे थे 19,800 के ऊपर से ही तेजी गिनी है, 19,800 आपसे पार नहीं हुआ। करेक्ट, सेम वही हाल है। बैंक निफ्टी 46,200 के ऊपर से गिनी है, 46,190 का हाई बनाकर घूम गया। तो मार्केट तो परफेक्ट चल रहा है, एकदम लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। सो आज अगर किसी को ओवरनाइट ट्रेड रखने हैं तो हल्का फुल्का पुट खरीद सकता है, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का या फिर निफ्टी का, आपको जिसमें कंफर्ट हो उसका पुट खरीद लीजिए और बाकी इंतजार कीजिए। मैंने बैंक निफ्टी का पुट खरीदने की वजह दो समझ, एक तो फिन निफ्टी का कल वीकली एक्सपायरी है, दूसरा है कि कल अब बैंक निफ्टी के लिए बैंकों के जो रिजल्ट आने थे वो आ गए। अब कोई बैंक निफ्टी को मूव कर सके वो रिजल्ट कल नहीं है। करेक्ट। सो बैंक निफ्टी के लिए ऊपर जाने के लिए कोई अब ट्रिगर नहीं है इस वक्त। तो इसलिए हल्का फुल्का कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन थोड़ा दबाव हो सकता है, थोड़ा 150 200 250 पर नीचे आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा, उसके बाद वापस आप नीचे में टुकड़ों में लेते रहिए। ये आपके लिए कल की स्ट्रेटजी। अंडरस्टूड सर। चलिए ये है आपके लिए अनिल जी का व्यू इस समय। आइए कुछ और नंबर्स आने वाले हैं उस पर भी कर लेते हैं फोकस, और आशीष हमारे साथ तैयार बताने के लिए। आशीष, कल तो एलएनटी का बायबैक भी आ सकता है, बट नंबर्स के लिए ऐसे क्या एक्सपेक्टेड है? बढ़िया एक्सपेक्टेशंस है बाजार को। देखिए एग्जीक्यूशन का सहारा इस बार देखने को मिला, साथ में अगर आप देखें तो जो ऑर्डर फ्लो है, नए ऑर्डर विंस हैं, इसमें बढ़िया तेजी देखने को मिली। टोटल ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो 4,04,000 करोड़ के आसपास की देखने को मिलेगी, यानी पिछले साल के मुकाबले 11% का इजाफा यहाँ पर। और सिमिलरली अगर आप देखें तो करीब 46,000 करोड़ के जो ऑर्डर हैं इस तिमाही के दौरान मिले, और यहाँ पर भी जो ग्रोथ है वो 10% की बढ़िया आपको देखने को मिली। थोड़ा सा फायदा इस बार इसमें भी देखने को मिला कि इनकी जो लागत खर्चा है इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, तो मार्जिन स्टेबल रहेंगे, मार्जिन में एक्सपेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप राउंड ऑफ करके देखें तो सिमिलर ही है, पिछले साल 11% थे, इस बार अगर प्रिसाइज एस्टिमेट आपको बताऊं तो 10.84 है, यानी 11% के आसपास ही देखने को मिल सकते हैं। टोटल मुनाफे में 24% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। कामकाजी मुनाफा जो है वो 4,403 करोड़ का अनुमान है, यानी पिछले साल के मुकाबले 11% की ग्रोथ है। और टोटल आय में भी अगर आप देखें तो शानदार 13% की ग्रोथ यहाँ पर नजर आएगी। यानी हर लिहाज से देखें तो नतीजे काफ़ी अहम है, लेकिन खास कमेंट्री पर नजर है कि अगर हाइड्रोजन है या बैटरी स्टोरेज के ऊपर कुछ भी निकल कर आता है तो काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा। आंकड़ों के लिहाज से किसी भी एंगल से आप देखें नतीजे बढ़िया आएंगे। ओके, तो नतीजे बढ़िया आने वाले हैं एलएनटी के, इस पर रखनी है नजर। आइए शो का समापन, मार्केट के बंद होने का वक्त आ रहा है, बट उससे पहले आई थिंक हिमांशु जी की तरफ से एक कॉल है, बिगुल उनके लिए। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, गोदरेज कंज्यूमर्स ने एक सपोर्ट तोड़ी है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक गिरावट के लिए तैयार है। रिपीटेडली लोअर हाइज लोअर लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर के फ्यूचर्स में शॉर्ट करके चलने की सलाह है। 1037 1038 के करंट लेवल्स हैं, 1045 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और मुझे लगता है यहाँ पर 1020 1015 तक के टारगेट्स कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। गोदरेज सीपी के फ्यूचर्स में शॉर्ट करके चलने की सलाह है। ओके, तो एक और शॉर्ट कॉल आ रहा है और वो है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर पर इस समय हिमांशु जी की तरफ से। डेज लो पर है बाजार, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 1/3 की आपको गिरावट दिख रही है, कुछ ज्यादा गिरावट नहीं है। बट अगर आप डेज हाई से देखेंगे जो ठीक ठाक एक्शन दिख रहा था, उसके बाद जो मूव आई है, और स्पेशली जो आज दोपहर को नंबर्स आए लगभग सारे डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। आईटीसी डीमर्जर न्यूज पर के बाद भी हमने देखा 4.5% का कट उस स्टॉक में भी आया, तो उससे भी प्रेशर बना है। तो डेफिनेटली आप कमजोरी के साथ बंद होते दिख रहे हैं। शो की शुरुआत जब हमने करी थी इस क्लोजिंग शो की, तो सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में थे, वो बढ़कर आपके लिए आधे हो गए। तो 25 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव हैं, 25 पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं। गिरावट कहां पर आई है? डीमर्जर की खबर के बाद आईटीसी 4.5% नीचे, कोटक बैंक नंबर्स पर आज रिएक्ट करा था 4% नीचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर्स पर रिएक्ट करा था 2% का कट, इस पर भी आपको आते हुए दिखा है।
टाटा स्टील में कमजोरी थी, जेएसडब्ल्यू स्टील कमजोर है, एचयूएल फिसलते हुए दिखा है, मारुति, अपोलो हॉस्पिटल्स, आईसीआईसीआई बैंक एक और नतीजों का रिएक्शन आधा % नीचे ये था, यूपीएल, हिंडाल्को, एचसीएल टेक, विप्रो, बजाज फाइनेंस, इस पर भी आपने वीकनेस देखी है। खरीदारी डॉक्टर रेड्डीज ये आज फोर्थ फ्रंट पे था, 2% ऊपर। इंडसइंड बैंक में अच्छी खरीदारी आई है, एसबीआई लाइफ, एमएनएम, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक, पावर ग्रिड, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा कंज्यूमर, साथ ही अदानी पोर्ट्स, ग्रासिम, एचडीएफसी लाइफ, कोल इंडिया और कल के जिसके नतीजे आने वाले हैं एलएनटी, उस पर भी आपने खरीदारी आती हुई देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। यूनाइटेड स्पिरिट 6.5% का कट यहां पर आपको आते हुए दिखा है। बायोकॉन 5.5% नीचे, आईजीएल नतीजों के बाद ये 5.25% टूटा है। डिक्सन टेक में कमजोरी थी, अतुल लिमिटेड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नतीजों के बाद ये 4% सुस्त था। एसआरएफ नतीजों के बाद यहां पर बड़ा कट आया 3.25% का। इंडिया मार्ट पिछले हफ्ते की तेजी के बाद आज 2.5% नीचे। वेदांता नतीजों के बाद ये 2.5% नीचे। गोदरेज कंज्यूमर जैसे कि अभी सेल कॉल आई थी, यूनाइटेड ब्रूरीज, श्रीराम फाइनेंस, मन्नापुरम, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये भी आपको फिसलते हुए दिखे। बट आरईसी के लिए शानदार दिन रहा, 7% की बड़ी तेजी थी। पीएफसी भी आपको 5.25% ऊपर दिखा। ग्लेनमार्क फार्मा 4.25% ऊपर और बीएचईएल जो सबका कंसेंसस फेवरेट बन रहा है, यहां पर भी अच्छी खरीदारी रही। डॉक्टर लाल में एक्शन था, एमएनएम फाइनेंस, एसीसी, पेज इंडस्ट्रीज, टाटा कम्युनिकेशंस, एमसीएक्स, सीमेंस, ये भी कुछ काउंटर थे जो आपको एक्टिव होते हुए दिखे। बट अनिल जी 19,700 के नीचे क्लोजिंग हुई है, 19,666, 19,666 और 919 के लेवल पर ये लो पे बंद हो रहे हैं, लो पर बंद हो रहे हैं। तो इसलिए आज सुबह से जो सतर्क रहने की सलाह थी इसी वजह से थी कि आज खरीदने में हड़बड़ी और जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से लेना है, नहीं तो हम लगातार खरीदने की राय दे भी रहे थे, लेकिन आज वो राय बन नहीं रही थी और इसी वजह से नहीं बन रही थी कि डे लो पर जाकर आप बंद होते हुए दिख रहे इस वक्त। और बैंक निफ्टी भी आप देखिए, जहाँ से हमने रिकन किया वहाँ से 51 पॉइंट और नीचे आया है। हालांकि एवरेज होकर तो उतना नीचे नहीं होगा, लेकिन फाइनली थोड़ा कमजोर तो हुआ है। 31 जुलाई यानी कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख, लेकिन घबराइए नहीं, आईटीआर फाइल करना कोई भारी भरकम काम नहीं है, हम आपके लिए हैं। हाँ बिल्कुल। आज शाम 6 बजे हम आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की पूरी एबीसीडी समझाएंगे, नौकरी पेशा और कारोबारी लोगों को आसान तरीके से आईटीआर फाइल करने के टिप्स देंगे और साथ ही बताएंगे कि इनकम टैक्स विभाग का नौकरी पेशा लोगों के आईटी रिटर्न की स्क्रूटनी का मतलब क्या, आईटीआर फाइलिंग में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए ताकि बाद में परेशानी ना आए। वेद जैन साहब होंगे, जाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स एक्सपर्ट। सुनील गर्ग साहब भी हैं, दोनों ही सीए हैं और टैक्स एक्सपर्ट है। रडार पर आईटीआर हमारा शाम का 6 बजे का विशेष शो, आपकी खबर आपका फायदा। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन का जरिया तो है, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी एसआईपी का टाइप चुन सकते हैं। एसआईपी के अलग अलग प्रकार जैसे कि फ्लेक्सिबल एसआईपी, ट्रिगर एसआईपी से आप बाजार की चाल के लिहाज से निवेश कर सकते हैं। आज हम बताएंगे आपको हर तरह की ज़रूरत के एसआईपी करने के फ़ायदे और क्या एसआईपी करने का कोई निश्चित समय रखना ठीक है, इसी पर होगी हमारी विशेष चर्चा। एसआईपी सदा के लिए हमारा साथ देंगे फिरोज अजीज साहब, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ, और क्षितिज महाजन, सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ के, दोनों जुड़ेंगे हमारे साथ। रॉयटर्स का एक ताज़ा सर्वे बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष और अगले साल बढ़िया रफ्तार से बढ़ेगी, लेकिन रोजगार की स्थिति में कोई खास सुधार होगा नहीं। आखिर क्यों भारत में अच्छी ग्रोथ के बावजूद नौकरियां अब भी उतनी तेजी से नहीं बढ़नी है, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है। स्किल को लेकर चिंताएं आखिर दूर क्यों नहीं हो रही, और ये चाइना प्लस बनने का जो सुनहरी मौका भारत के पास है, इसमें स्किल की कमी क्यों आ रही है। इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी इसी पर करेगी चर्चा, रॉयटर्स के इस सर्वे की। देखना मत भूलिएगा, ग्रोथ में टॉप, कैसे बढ़ेगी जॉब, ये हमारी आज की कवर स्टोरी। ओके, और कल 11 बजे एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास, इसका 5वां एपिसोड आप देख पाएंगे, और देखने के लिए झलक आप अभी से देख पाएंगे। आमतौर पर जो जितने बड़े नुकसान लोगों ने किए ना, वो समय पर स्टॉप लॉस नहीं लगाने की वजह से किए। स्टॉप लॉस से कभी भी आपका घर नहीं बिकता। चाहे आप शेयर में ट्रेड करते हैं, चाहे आप ऑप्शंस में करते हैं, चाहे आप कमोडिटीज में करते हैं, किसी भी एसेट पे अगर आप ट्रेड करते हैं, तो एल्गो से आप सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं। आपका व्यू सही होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज आप कुछ भी बना सकते हैं। यही ऑप्शन मार्केट का सबसे बड़ा फायदा है। यू ट्रेड प्रेजेंट्स एल्गो ट्रेडिंग मास्टर क्लास सिर्फ जी बिजनेस पर। तो जरूर जुड़िए हमारे साथ कल दोपहर 11 बजे। बट आईटीसी आज सबसे ज्यादा फोकस में रहा था ये काउंटर, और फाइनली होटल बिजनेस के डीमर्जर की खबर आ गई। प्रोसेस शुरू हो चुका है, हमने तो आपको कई समय पहले बता दिया था, और जैसा आपको याद होगा पिछले 2-2.5 साल से अनिल जी कन्विक्शन से कह रहे हैं खरीदारी करिए, होल्ड करिए, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। रिकमेंडेड लेवल से करीब 150% की गेंद है। एक बार देख लेते हैं आईटीसी पर आपको क्या सलाह दी गई थी।
आईटीसी वो कंपनी है जिसमें लंबे समय से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके इंतजार कर रहे हैं कि कब ये स्टॉक उन्हें रिटर्न देगा। और इस रिटर्न देने की वजह ये है कि बहुत सारे बिजनेसेस आईटीसी में हैं और वो सारे बिजनेसेस एक साथ ऐसे हैं कि कुछ बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं, कुछ कम अच्छे हैं और उनको सबको आपको साथ में खरीदना है। और सबसे बड़ी चीज जो आईटीसी करने जा रही है, एफएमसीजी बिजनेस को अलग फ्लैगशिप कंपनी में कर देगी। तो आप सोच सकते हैं कि स्टॉक का दाम यहाँ से दुगुना होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ से दुगुना होना चाहिए। आईटीसी स्टॉक ऑफ द ईयर, मुझे लगता है ये साल, ये फाइनेंशियल ईयर आईटीसी के लिए एक गेम चेंजिंग बड़ा साल होना चाहिए। ये अंदाजा है कि इस साल शायद आईटीसी का टॉप मैनेजमेंट वैल्यू अनलॉकिंग करने के बारे में सोच सकता है। अगर वैल्यू अनलॉकिंग वाला मामला हुआ तो फिर ये स्टॉक सिर्फ स्टॉक ऑफ द ईयर नहीं है, ये स्टॉक ऑफ मल्टी ईयर है। कम से कम फिर 2 या 3 साल के लिए इस स्टॉक को आपको रखना चाहिए। ये स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो हर गिरावट में एक्यूमुलेट करें। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, आईटीसी को टारगेट के धागों में ना बांधे। इसको 10, 15, 20 रुपए के लिए खरीदे भी ना, इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर भूल जाइए। जी दी, ये 3 बिजनेस डीमर्ज होंगे जी अल्टीमेटली, तभी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। ये 2022 का स्टॉक है आईटीसी, हाथ मत लगाना, बेचना ही नहीं है, रख के रखना 100%। अगर सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो सिर्फ 3 साल की ऊंचाई पर, 3 साल की। जिन लोगों के पास है उनको सोचना ही नहीं है बेचने के बारे में। मतलब ये तो सोचना ही नहीं है। मतलब जितना मैं बुलिश 150, 175, 200 पे था, उतना ही अभी भी है। आईटीसी के होटल कारोबार को के डीमर्जर को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। बेचना ही नहीं है, टारगेट के धागे में मत बांधिए, 2 से 3 साल के लिए रखिए। मल्टीबैगर गेन्स आएगी, जितनी प्रोडिक्शन दी थी सारी सही आती थी। देखते थे ये लगता है अच्छा ये सब बोला था। नहीं, लेकिन दीप क्या होता है, कई बार बोलना जरूरी इसलिए होता है, बार बार इसलिए होता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे। नहीं तो वो आमतौर पर आदत लोगों की है 10-20 रुपए मिले चलो निकल जाए, और वो गलत भी नहीं, क्योंकि कई बार फंस भी जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि अगर बड़े टारगेट किसी में दिख रहे हैं तो उन बड़े टारगेट्स के बारे में उनको समय समय पर कॉन्फिडेंस देते रहें। कब कॉन्फिडेंस दो वक्त देना होता है। एक, जब स्पेशली गिर रहा हो स्टॉक तो वो समझते हैं कि गलती तो नहीं कर दी लेके, तब आप कॉन्फिडेंस देते हो कि भाई कोई बात नहीं, मार्केट के साथ सब चीज़ ऊपर नीचे होती है। और दूसरा, एकदम से बढ़ जाए तो उनको लगता है अरे दे दो, बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। तो इसीलिए उस समय भी समझाना होता है कि बहुत बढ़ गया क्या होता है। करेक्ट, कोई भी चीज़ बहुत घट गई या बहुत बढ़ गई वाला कॉन्सेप्ट पे मत जाइए। और इस बार सबसे बढ़िया काम यही हुआ जो हमने मार्च एंड अप्रैल से शुरू किया कि हड़बड़ी और जल्दबाजी में मत बेचिए। अभी तक सिर्फ लेने के लिहाज से हम हमेशा कहते आए, लेकिन बेचने के लिहाज से भी बेचना भी तो एक कला है। अगर आप कोई स्टॉक को 7 दिन पहले बेच दें, 7 दिन बाद ही 7 दिन में पता चला वो स्टॉक 15-20% ऊपर है, तो कितनी तकलीफ होगी। कि आप 2 साल होल्ड करो और 2 दिन पहले बेच दो और 20% बढ़ जाए। तो इस बार हमने ये सिखाया भी है कि पूरा खाना है, आप पूरा खाना है, गेंस पूरे लेने हैं। और अगर आईटीसी आज भी 475 है दीप, अगर आप देखो 60-70 रुपए का डिविडेंड गिन लो तो 550 रुपए निफ्टी का स्टॉक आपको डबल से ज्यादा रिटर्न दे दे 2 साल से कम में। और क्या चाहिए इससे ज्यादा, क्या लोग आए। और सबसे बड़ी बात है, कौन एक आदमी बता दो जिसके पास आईटीसी और उसको नींद ना आए। कौन ऐसा, नीचे का सर्किट भी लगे तो आईटीसी वाले को तो ऐसा टेंशन नहीं होगा कि मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। तो सबसे बड़ा क्वालिटी स्टॉक में आपको ये कंफर्ट रहता है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, आज नहीं तो कल होल्ड करूंगा तो पैसा बनेगा। ये था। अब ऐसे स्टॉक कभी कभी हाथ में आते हैं, अच्छे दाम पे आते हैं, तो सही लेवल पर जिन लोगों ने लिया, पेशेंस रखा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हम तो कहने में बहुत 50 चीज कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो जिसका पैसा लगा है उसका टेम्परामेंट होना चाहिए और उसका विजन होना चाहिए। तो ये हमारा कमाल नहीं है, आपका कमाल है। अगर आपने आईटीसी में पैसा बनाया तो ये आपका कमाल है, हमारा नहीं। अच्छे मुनाफे कमाए। चलिए बढ़िया है। तो ये आईटीसी की कहानी है और उम्मीद करते हैं ऐसे कुछ और स्टॉक्स आपके लिए आते रहेंगे समय समय पे। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर हम काफ़ी लंबे बुलिश हुए हैं। बिल्कुल, ऐसे आगे चलते हुए ये भी वेल्थ बनाते हैं, कितनी बनाते हैं। हीरो मोटोकॉर्प थोड़ा वो भी अच्छा हो रहा है। तो लेट्स सी। आइए थोड़ी देर में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम दीप लेके आने वाले हैं। बिल्कुल सर। हमारा सैमको का मिशन एज द इंडेक्स वीकली विनर से दीप का बड़ा फेवरेट प्रोग्राम है। हर मंडे को दीप कुछ न कुछ नया काम करने के मूड में रहते हैं। आइए, तब तक मुझे विदा लेनी है सारे एक्सपर्ट से, और मुझे आपसे भी विदा लेनी है। तो पहले तो मैं सबसे विदा ले लूँ। कुणाल जी सामने देखिए, मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। जी, सचिन जी, कुणाल जी, सुमित जी, वागले साहब, और साथ ही साथ सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद।